नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। और ओवर द वीकेंड देखें तो ज़्यादा कुछ खास ग्लोबल क्यूज़ के जो है सजेशंस नहीं आ रहे, लेकिन अर्निंग्स पे जो है बाजार की नज़र लगी हुई है। और आज जो है निफ्टी हो या निफ्टी बैंक, दोनों ही जो है आप कह सकते हैं अर्निंग स्पेसिफिक मूव ज़्यादा देखने वाले हैं। फ्राइडे को ऑफकोर्स हमने देखा कि 2 दिन की सेलिंग आई थी और एक्सिस बैंक ने जो है निफ्टी बैंक और इवन निफ्टी को जो है थोड़ा सा डाउनग्रेड किया था और हमने देखा था गिरावट देखने मिली है। बट मोर और लेस सारे सेक्टोरल इंडिसेस अगर वीकली बेसिस में देखें तो क्लोज हरे निशान में कि कहीं पे लगता है कि होप भी आ सकता है, क्योंकि एफआई की बात करें आपके एफआई लॉन्ग्स की तो वो अब सिर्फ और सिर्फ 15% ही हैं। लेकिन क्या है अहम ट्रिगर्स, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो लगभग 142 पॉइंट्स की जो है गिरावट आई है। यूरोपियन यूनियन पर ट्रंप बढ़ा सकते हैं टैरिफ, अब ये आंकड़ा जो है 10 से 30% का हो सकता है, तो उसके कारण फ्यूचर्स मार्केट में जो है गिरावट से ट्रेड कर रही है ग्लोबल मार्केट्स। वही गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 25,000 के पास सपाट है लेवल्स, और क्रूड वो भी रेंज बाउंड है $69 to $70। ओवर द वीकेंड कुछ खास बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन अनाउंसमेंट्स या ओपेक की तरफ से कोई कमेंट्री नहीं आई है, तो लार्जली एसेट क्लासेस एक छोटे से रेंज में जो है अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। और याद रखिए अभी तो कोई बड़ा अनाउंसमेंट इंडिया और यूएस ट्रेड डील का नहीं देखने मिला है। निफ्टी हैवीवेट्स रिलायंस एचडीएफसी बैंक के मिले जुले नतीजे आए हैं, लेकिन अनुमान से बेहतर आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए हैं। सारे पैरामीटर्स को बीट किया है। और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया है, अगर आप इनके शेयर होल्डर हैं तो 1:1 बोनस इशू और एक ₹5 का स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो फ्राइडे जो जस्ट क्लोजिंग के पहले जो नंबर्स आए थे, नतीजे अच्छे आए हैं। लगभग 21% का इनका एबिटा डन भी बढ़ा है। और जियो और ऑलियांस की बात करें तो एक बहुत बड़ा करार देखने मिला है। जिस तरह जियो ने अपने नंबर्स दिए थे लार्जली इनलाइन, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बात है वो है कि अलायंस के साथ जेवी कर रहे हैं, जिस तरह री इंश्योरेंस बिजनेस जो है भारत में स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये तो बाजार की 4 अहम बात हुई है। और इसके अलावा जो है ठीक है, तो ये 4 बड़े ट्रिगर और ट्रिगर्स में आपको सबसे ज़्यादा कुछ प्रमुख चीज़ दिखेगी तो वो है अर्निंग्स, यानी कि कंपनियों के तिमाही नतीजे। और हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे बहुत ही सॉलिड आए हैं। एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे ऐसे कोई निराशजनक नहीं रहे हैं, बट मिक्स्ड नंबर्स रिपोर्ट किए हैं एचडीएफसी बैंक ने। और खुशखबरी ये है कि बोनस इशू और डिविडेंड का भी ऐलान किया है एचडीएफसी बैंक ने। रिलायंस के नतीजे मिले जुले, आय के फ्रंट पर थोड़ी सी निराशा है, अदरवाइज आप देखेंगे तो मुनाफा और मार्जिन तो अच्छा है। और जियो के नतीजे भी अच्छे रहे हैं रिलायंस के नंबर्स में। तो जरा इन चीज़ों पर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जरा ये समझ लेते हैं कि आज आपके लिए जो ग्लोबल क्यूज हैं वो किस तरह के हैं। क्योंकि आप देखिए गिफ्ट निफ्टी में गिरावट थोड़ी सी बड़ी है, 38 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी, उत्साह नहीं दिख रहा है। 24,994 यानी कि 25,000 के नीचे का आपको गिफ्ट निफ्टी दिखेगा। शरद, ये जो सुस्ती है गिफ्ट निफ्टी में, जरा बताएंगे कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं और अमेरिका से संकेत किस तरह के आए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं बात करूं कि थोड़ी देर पहले ही चाइना ने अपनी लेंडिंग रेट्स की अनाउंसमेंट की है और वो अनचेंज रखा है, जो लार्जली इनलाइन था, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। तो थोड़ा मेटल स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा, थोड़ी देर पहले ही अनाउंसमेंट आई है। लेकिन ओवरऑल फ्यूचर्स की बात करें तो यूएस के फ्यूचर्स में प्रेशर आ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है, ये बयान दिया है ट्रूथ सोशल में, और उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन में वो जो टैरिफ्स लगा सकते हैं। अब ये आंकड़ा जो है 10 से 30% का आ सकता है। तो ओवर द वीकेंड उन्होंने कुछ बड़ा नहीं अनाउंस किया था, लेकिन थोड़ी देर पहले ट्रूथ सोशल में उन्होंने अनाउंस किया, तो उसके कारण फ्यूचर्स में इंपैक्ट आ गया। और वो जो है सेलिंग प्रेशर आपको ऑफकोर्स थोड़ा देखने मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी में। और रिलायंस के मिले जुले नतीजे भी आए हैं, तो एक इम्पैक्ट जो है यहाँ पे देखने मिल रहा है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो फ्यूचर्स में जो है मिले जुले मूवमेंट्स आ रहे हैं। और 2 दिन की तेज़ी के बाद डाउ जोन्स देखें तो 140 अंक का गिरावट पर बंद हुई है। और 1 अगस्त से जो है इंपॉर्टेंटली टैरिफ चुकाने के लिए हार्ड हेडलाइन दिया गया है, हार्वर्ड लुटनिक ने कहा है। हालांकि 1 तारीख के बाद यानी कि 1 अगस्त के बाद भी नेगोशिएशन चल सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बाद। तो यूएस ने जो है एक और नेगोशिएशन का विंडो डील दिया है, अब ये अनाउंसमेंट आ रहा है। लेकिन याद रखिए 1 अगस्त तक जो है नेगोशिएशंस चलते रहेंगे। और अभी तक याद रखिए ओवर द वीकेंड भारत और यूएस का ट्रेड डील का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं देखने मिला है। लेकिन ग्लोबल क्यूज़ के अलावा ग्लोबल अर्निंग्स पे भी नज़र होनी चाहिए। जिस तरह भारत में हमारी अर्निंग्स पे फोकस आ रही है, अब तक 86% S&P 500 इंडेक्सेस ने अपने नतीजे जो है अनाउंस किए, जिनके नतीजे अनुमान से बेहतर हैं।
यानी कि फंडामेंटल्स में भी स्ट्रेंथ देखने मिला। इसलिए आप देख रहे हैं कि S&P 500 और नेस्डेक अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे है। इस हफ्ते अल्फ़ाबेट और टेस्ला के नतीजे आने वाले हैं और आज वेरिजन और डोमिनोज पिज़्ज़ा के नतीजे आएंगे। एशियाई बाज़ारों की बात करें तो आज मिले जुले संकेत है, लेकिन याद रखिए आज मरीन डे हॉलीडे है, तो आज जापान की जो ट्रेडिंग है वहाँ पे जो आप कहेंगे कि जो है मूवमेंट ज़्यादा नहीं रहेगा। इसके कारण जो 80 अंकों की गिरावट से जो कारोबार यहाँ देखने मिल रहा है। साउथ कोरिया की बात करें तो कोस्पी में एक रिकवरी की कोशिश आई है, हल्की तेज़ी से जो है कारोबार आ रहा है। अन्य संकेत की बताएं तो डॉलर से सोने का जो है सपोर्ट देखने मिल रहा है। कॉमेक्स पर जो भाव है $33.65 का है और कच्चे तेल की बात करें तो एक सीमित दायरों पर कारोबार कर रहा है, लगभग $69.5 पे। तो बहुत एक छोटा रेंज है, 69 to 70 और डॉलर्स का प्रति बैरल का। और यहाँ पे कोई ओपेक या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन की कोई न्यूज़ फ्लो जो है ओवर द वीकेंड नहीं आई है, तो बहुत सीमित दायरे पे कामकाज हो रहा है। वही सोना और ब्रेंट क्रूड के बारे में हम बात कर लिए, जो US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड होती है वो भी फ्लैटिश रहा है, कुछ ज़्यादा चेंज आया नहीं है, 4.42% का। और अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो थोड़े हायर साइड में ज़रूर है। लेकिन देखिए हमारे साथ हमारे गेस्ट एडिटर ऑफ द डे आ रहे स्वरूप मोहंती, और आप देख सकते हैं हमारे स्टूडियो में आ गए हैं और थोड़ी देर में जो है हमारे साथ भी जुड़ने वाले हैं ईटी नाउ स्वदेश पे, जहाँ पे अपनी वो राय देने वाले हैं कहाँ पे जो है बाजार जाने वाला है। उनकी एक्सपर्ट राय रहेगी, कौन से सेक्टर्स पे नज़र होनी चाहिए और किस तरह भारत प्लेस्ड है ग्लोबल मार्केट्स के साथ। तो ये सारे डिटेल्स और सारी बातचीत जो हमारे साथ स्वरूप जी के साथ होने वाली है थोड़े देर में। और अब जो है धीरे धीरे करके वो हमारे स्टूडियो के तरफ भी आ रहे हैं, हम देख सकते हैं। और सबसे पहले जो है हमारे सिस्टर चैनल ईटी नाउ में जाने वाले हैं, उसके बाद वो आएंगे हमारे पास ईटी नाउ स्वदेश के पास, जहाँ पे सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा। आपके भी अगर कोई क्वेरीज रहेंगे तो वो भी हम पूछेंगे और स्वरूप जी जो है उनका जवाब देंगे। और ग्लोबल क्यूज़ की बात करें अभिषेक, तो ओवरऑल जो है मिक्स्ड है, ना पॉजिटिव बायस है ना नेगेटिव बायस है। लेकिन ट्रंप की कमेंट्री आई है थोड़ी देर पहले यूरोपियन यूनियन टैरिफ्स को लेकर, तो वो थोड़ा सा अनिश्चितता ज़रूर आ गया है और भारत US ट्रेड डील के भी जो है अनिश्चितता अभी भी चल रही है। ट्रेड डील को लेकर निश्चितता है, बाजार अभी भी हम देख रहे हैं कि वेट एंड वॉच के मोड में है, क्योंकि स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कुछ निकल के नहीं आ रहा है कि भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील कब तक होगी, कितना टैरिफ लगेगा। हालांकि हम अलग अलग तमाम एक्सपर्ट से बातचीत करें, उनका ये कहना है कि 10 से 15% तक अगर टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच में सहमति बनती है तो ये बाजार के लिए पॉजिटिव होगा। अगर ज्यादा होता है इससे तो थोड़ा सा नेगेटिव होगा और हो सकता है कि बाजार एक नीजर रिएक्शन दे। लेकिन बाजार ने काफी हद तक हमने देखा है कि अपनी चाल में काफी हद तक उसको फिलहाल तो अब तक डिस्काउंट किया है, लेकिन यहां से पॉजिटिविटी बिल्ड होते हुए बाजार के लिए दिख नहीं रही है। लेकिन बाजार में आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए, इसीलिए तो हमने आज इनवाइट किया है गेस्ट एडिटर के तौर पर स्वरूप मोहंती साहब को ईटी नाउ स्वदेश के न्यूज रूम में, और स्टूडियो में थोड़ी देर में आ जाएंगे। शरद, क्या सवाल पूछेंगे आप स्वरूप सर से? मतलब बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बढ़ती हुई दिख रही है, अर्निंग से भी कोई क्लियर पिक्चर निकल के आ नहीं रही है और ना ही कुछ ऐसा निकल के आ रहा हो जिससे फाइल्स का कन्विक्शन भारतीय बाजार में बढ़े। तो आप पूछेंगे क्या उनसे आज? सवाल उठता है कि अगर अर्निंग्स नहीं आ रहा है, फंडामेंटल्स नहीं हो रहा है, तो कौन से डोमेस्टिक मैक्रोज है जिसपे हमें जो है वेट करना होगा। सवाल पूछना होगा इंटरनली। ऑफ कोर्स ग्लोबली तो बात कर रहे हैं कि इंडिया कैसे पोजीशनड है, लेकिन हमारे IPO मार्केट में क्या हो रहा है, लिक्विडिटीज़ पे क्या जो है असर पड़ रहा है। और अब जो है अर्निंग स्पेसिफिक बात करें तो क्या लार्ज कैप्स में इंटरेस्ट उतना बन रहा है कि नहीं, कि हम थोड़े मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स देखें। अर्निंग स्पेसिफिक मूव आ सकता है और ज़्यादा बड़े मूव्स आ सकते हैं, ऊपर साइड में भी नीचे साइड में भी। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी डिटेलिंग स्टडी करनी होगी, ग्रैनुलर सवाल पूछना होगा। और ऑफकोर्स सवाल रहेगा कि अगर इतनी वॉलेटिलिटी है तो क्या म्यूचुअल फंड्स भी एज एन एसेट क्लास हम देख सकते हैं। और सर एक म्यूचुअल फंड के एक बड़े दिग्गज प्लेयर भी हैं, तो नॉट ओनली आप मार्केट्स के बारे में बात करेंगे बट एज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के आप पे बात करेंगे। और ऑफ कोर्स FPIs पे भी बात रहेगी कि क्या FPIs एक्चुअली आ सकते हैं। देखिए जब उनकी बाइंग भी आती है तो एक छोटी रेंज पे आ रही है, कुछ खास मूव नहीं आ रहा है। तो एक बड़ा FI बाइंग हम कब देख सकते हैं? 4-5 महीने हो गए हैं, आंकड़े उतने बड़े आ नहीं रहे हैं। तो क्या एक बड़ी अपमूव आएगी? क्या भारत की वैल्यूएशंस रहेगी? क्या अभी भी हम इमर्जिंग मार्केट्स में अट्रैक्टिव हैं या कुछ सवाल उठ रहे हैं? तो बहुत सारे जो सवाल है, खासकर कि भारत जिस तरह ग्लोबली प्लेस्ड है और डोमेस्टिक प्लेस्ड है, दोनों ही साइड में हम ये सवाल पूछेंगे। अभिषेक। ठीक है।
बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले हम एफआईज डीआईज की भी बात करें तो यहाँ पे देखिए एफआईज की बहुत हल्की बाइंग आई है 375 करोड़ की। डीआईज लेकिन स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, 10 दिन से ज़्यादा जो है कंटिन्यूस बाइंग देखने मिल रही है, लगभग 2100 करोड़ का। और अभी भी देखें तो वॉर चेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, 5 से 7% अभी भी कैश लेवल्स जो टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स होल्ड कर रहे हैं। एफआईज की अगर बात करें इंडेक्स फ्यूचर्स में तो यहाँ पे लगभग 2400 करोड़ का जो है सेलिंग आया है। वही इंडेक्स ऑप्शन से बात करें तो ये आंकड़ा और बड़ा है, लगभग 30 करोड़ का। और स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो है सेलिंग आई है। तो लार्जली आप देखेंगे एफआईज की सेलिंग देखने मिल रही है। और इंटरेस्टिंगली एक इंडेक्स होता है डॉलर इंडेक्स, वो भी 98 के ऊपर चला गया, जो कि उतना अट्रैक्टिव नहीं होता इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। कैश मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल जो अभी भी मिले जुले संकेत आ रहे हैं। 18 जुलाई को बहुत छोटा अप मूव आया है, लेकिन उसके पहले तो 2 सेशंस था, उसमें 5000 करोड़ से ज़्यादा का सेलिंग ऑलरेडी 16 और 17 जुलाई को हमें देखने मिला था। तो अभी भी कह सकते हैं कि उतना बड़ा सपोर्ट जो है एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में नहीं आया है। हालांकि डीआईज जो है निराशा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। यहाँ पे देखें तो अच्छी खासी बाइंग जो है हमें डीआई से देखने मिल रही है। तो सपोर्ट अभिषेक डीआईज का तो बना हुआ है, एफआईज का बहुत वॉलेटाइल है, और जब वो वापस भी आते हैं तो उतना भी बड़ा आप कह सकते हैं अपमूव नहीं देखने मिलता। और जो सबसे चिंताजनक आंकड़ा है वो है 15% लॉन्ग्स का एफआईज की होल्डिंग का। पिछले 7-8 सेशन में ये 30% गिर चुका है। अब ये जो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 85% शॉर्ट्स आ गए हैं एफआईज पे, तो ये चिंताजनक ज़रूर है। डीआईज की बात करें तो इनकी होल्डिंग की बात करें तो ये जो है आप कह सकते हैं 68% का है, तो ज़्यादा गिरावट इसमें नहीं आया है, सपोर्ट आ रहा है। और एफआईज की बात करें तो यहाँ पे जुलाई तक लगभग 17,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। अभिषेक ज़रा निफ्टी की स्ट्रैटेजी बताएं, आज क्या रहने वाला है? कल हमने देखा एक्सिस बैंक ने ड्रैग किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन, माफ़ करिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी को। और आज देखें तो नतीजे उतने भी अच्छे नहीं आए हैं, मिले जुले दिख रहे हैं एचडीएफसी बैंक और रिलायंस के। तो किस तरह निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का मूव रहेगा? सबसे पहले निफ्टी पे शुरू करते हैं, अभिषेक ज़रा बताएं। शरद, निफ्टी पर बात करने से पहले जरा एफआईज की बात कर लेते हैं, क्योंकि एफआईज देखिए लगातार अपनी जो होल्डिंग है उसको कम कर रहे हैं और ये 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। मुझे तो मतलब याद भी नहीं है कि मतलब ये 15% की हमने कब देखे। अब ये साल की शुरुआत में थी और मतलब 16.25%, मतलब लगातार गिर रही है। आपने उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि हमने जब इस महीने की शुरुआत की थी, सीरीज की शुरुआत की थी, तो एफआईज की जो होल्डिंग थी वो थी 38%। कहाँ 38%, कहाँ 15%। अच्छा, अब क्या है ना कि 15% से नीचे अमूमन जाती नहीं है एफआईज की होल्डिंग। ऐसा थोड़े कि पूरा का पूरा बेच के वो खाली कर देंगे। तो यहां से आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि एफआईज की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, उसकी संभावना है। हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन वो आ सकती है। बाजार में अगर आप देखेंगे तो यह है कि नतीजे जो आ रहे हैं ना वो बहुत ही क्लियर पिक्चर दे नहीं रहे हैं। आप जरा एक बार निफ्टी का स्कोर कार्ड लेकर आइए। 11 नतीजे आए हैं और 11 में जो अच्छे नतीजों वाला जो हमने खांचा रखा है उसमें 2 नतीजे ही क्वालिफाई करते हैं, बाकी कमजोर या फिर अनुमान के मुताबिक उनकी संख्या आपको ज्यादा दिखेगी। और ये जून तिमाही की जो नतीजे हैं उनकी भी अगर आप देखेंगे ना तो आईसीसी बैंक के नतीजे अच्छे आए हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे तो बाजार बंद होने से थोड़े से पहले आ गए थे, मैं इनकी बात कर रहा था। 2 मजबूत नतीजे आए हैं, 4 कमजोर आए हैं, 3 अनुमान के मुताबिक आए हैं, 2 मिक्स्ड आए हैं। तो हम कहते हैं ना कि क्लियर पिक्चर, अगर एफआईज को भारतीय बाजार में अगर आना भी है तो कैसे आए, ये एक प्रश्न जरूर होता है एफआईज के फ्रंट पर। इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग की है, अगर आप देखें इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग की है, स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग की है, तो कहीं से भी कोई ऐसे आंकड़े निकल के नहीं आ रहे हैं जो बाजार में ना थोड़ा कॉन्फिडेंस भरने का काम करें। और आप देखिए जो जुलाई में अब तक की जो बिकवाली हो चुकी है एफआईज की वो हो गई है 16,955 करोड़ रुपए की। 4 महीने तक हमने बाइंग के फिगर देखे और 4 महीने के बाद अब हम देख रहे हैं कि एफआईज की तरफ से ये सेल का फिगर आए हैं। और अब कितने हार्डली 6 या 7 ट्रेडिंग सेशंस बचे होंगे इस महीने में। तो ये ट्रेंड एक ब्रेक भी हो रहा है। जो हम छोटी छोटी नेट बाइंग देख रहे थे एफआईज की तरफ से कैश में, वो ब्रेक होने जा रहा है। अब ये 375 करोड़ रुपए की छोटी सी बाइंग कैश में तो ये, बट इसका कोई मतलब नहीं है। उम्मीद बस ये है, आंकड़े अच्छे नहीं है, उम्मीद है कि अब यहां से एफआईज बेचेंगे नहीं और अगर शॉर्ट कवरिंग करने के मूड में आते हैं जो उनके पास है गुंजाइश, तो बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिलते हुए हम देखेंगे।
लेकिन निश्चित तौर पर आज का जो सत्र होगा ना, वो हम कह सकते हैं कि मेक और ब्रेक का है। अब तक बाजार कमजोर नहीं रहा है, 25,000 के ऊपर निफ्टी टिक रहा था, 57,000 के ऊपर बार बार निफ्टी बैंक अटेम्प्ट ले रहा था। लेकिन आज वाला जो सत्र होगा शरद, वो काफी ज्यादा ही क्रूशियल होने जा रहा है, क्योंकि हम चर्चा भी कर रहे थे, शुक्रवार को हम चर्चा कर रहे थे कि वीकेंड के दौरान निफ्टी के जो नतीजे आएंगे उनका 32% वेटेज है, जिसमें कि जेएसडब्ल्यू स्टील, हालांकि जेएसडब्ल्यू स्टील का 1% का वेटेज था, बाकी 31% का वेटेज रिलायंस, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक उनका था। और अगर हम निफ्टी बैंक के लिहाज से बात करें तो ऑलमोस्ट 54-55% के आसपास सिर्फ ये दो बैंकों का वेटेज है, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। अब इनके नतीजे आगे हैं, बट इनके बाद भी हम देख रहे हैं कोई क्लियर पिक्चर निकल के आ नहीं रही है। तो आज का सत्र, आज की जो कह सकते हैं कि जो ओपनिंग होने वाली है ना, वो बहुत ही क्रूशियल होने वाली है शरद, और पूरी तरह से नजर आज के सत्र पर रहेगी। आज का सत्र मुझे लगता है कि एक डिसाइडर होगा बाजार के लिए, और कहीं ना कहीं जो एक पैटर्न है, थोड़ा शॉर्ट टर्म में ना स्ट्रक्चर वीक बाजार का जरूर हुआ है। स्पेशली अगर हम शुक्रवार के सत्र की बात करें तो एक ब्रेकडाउन हमने देखा, जो हमारे बहुत ही अहम सपोर्ट थे ना, उसको भी बाजार ने तोड़ा है, तो लॉस कन्विक्शन का भी हुआ है। अब देखते हैं कि नतीजों के बाद इन शेयरों में रिएक्शन किस तरह के आता है, और फिर बाजार की दिशा यहां से काफी हद तक तय होनी शुरू हो जाएगी। मेक और ब्रेक जरूर है अभिषेक का निफ्टी के लिए, और निफ्टी बैंक के लिए खास करके देखिए 50% से ज़्यादा का कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहता है आपका आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, और दोनों के नतीजे के जो इम्पैक्ट वो दिखने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर जो बात होती है कि डाइवर्जेंस हो सकता है दोनों साइड्स में, तो क्या एक रेंज में रहेगा निफ्टी बैंक, या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है गिरावट और आ सकती है? अभिषेक, किस तरह आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी को? शरद, अगर हम पहले निफ्टी की जरा बात कर लेते हैं। निफ्टी आप देखिए क्या है ना कि गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी ना कमजोरी के संकेत दे रहा है, एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब नतीजों को लेकर इसमें तो हम थोड़ा सा एक्शन हम देखते, लेकिन आप देखिए मतलब जब हमने शुरुआत की थी शो की 7 बजे, तो हल्के से गेंस के साथ था, और धीरे धीरे करके बाजार में प्रेशर बढ़ रहा है। तो आज ऐसा लग नहीं रहा है कि नहीं, बाजार जिन लेवल्स को हमने ब्रेक होते हुए देखा शुक्रवार को, उसको क्रॉस करने के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि निफ्टी का जो 20 डे का जो मूविंग एवरेज है, जो कि मैं आपको बता देता हूं लेवल, ये है 25,207 का, ये तो ब्रेक हो ही गया। अब यहां से जो निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है, हमने देखे कि 25,000 के नीचे आ गया, और जो अहम जो सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है, अगर मान लीजिए 24,800 का आंकड़ा अगर ब्रेक करता है निफ्टी, तो मान लीजिए कि एक बड़ी गिरावट बाजार में हम देख सकते हैं। वहीं अगर बाजार को अगर चलना है, तो पहले आपको वो लेवल्स हासिल करने होंगे जो आपने गंवाए हैं, यानी कि 25,300-400, वहां से हमने बाजार में फॉल देखा था। जो 25,300 से लेकर 25,400, ये एक जो अब बड़े रेजिस्टेंस जोन के तौर पर काम कर रहा है, ये अगर पार होगा तो बाजार में हम ऊपर की चाल देखेंगे। तो आज ना एक बार मेरा मानना है कि इंडेक्स को ना अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, एक बार बाजार ओपन हो जाए, 15 मिनट सेटल हो जाए, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि ना वेटेज वाला फैक्टर बाजार में निश्चित तौर पर आ जाता है। और एक बार बाजार खुल जाए, 15 मिनट आप वेट कर लीजिए, देखते हैं कि रिलायंस कैसा रिएक्शन देता है, आईसीसी बैंक कितना सपोर्ट बाजार को करता है, एचडीएफसी बैंक सपोर्ट करता है या फिर एचडीएफसी बैंक साइडवेज हो जाता है। हालांकि बोनस वाला ट्रिगर है वहां पर, ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें, अब चूंकि यहां पर भी वेटेज वाला खेल है, जैसा कि दोनों को मिला दिए तो 53% के आसपास रफली निफ्टी बैंक में वेटेज है। और निफ्टी बैंक में हमने देखा कि 56,500 का बहुत ही क्रूशियल लेवल हमने शुक्रवार को टूटते हुए देखा था, जो क्लोजिंग हुई थी 56,300 के नीचे जाकर हुई थी। तो थोड़ा सा तो दिक्कत वहां पर भी है, क्योंकि हाल फिलहाल हम बहुत मतलब पिछले हफ्ते भी हम 57,300 के लेवल देख रहे थे, वहां से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक आ गया है। यहां से जो क्रूशियल अब जो लेवल है निफ्टी के लिए, वो 56,000 देखते हैं कि 56,000 क्या निफ्टी बैंक बचाएगा या फिर उसके भी नीचे जाएगा। और 56,500 इसको पहले पार करना जरूरी है, उसके बाद ही बाजार में आप कोई अपमूव की उम्मीद करके चलिएगा। तो आज का सेशन ये बहुत ही क्रूशियल है निफ्टी के लिए और निफ्टी बैंक दोनों के लिए। और अब हम देखेंगे, देखिए नतीजों पर ही बाजार की चाल काफी हद तक निर्भर करेगी। लेकिन शुरुआत अगर अच्छी नहीं होती है
तो बहुत उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। एफआईज हम उम्मीद कर रहे थे कि वो आके बाजार को थोड़ा सहारा देने का काम करेंगे, लेकिन लगातार हमने बिकवाली ही होते हुए देखी है, लगातार उनकी होल्डिंग कम हो रही है। अब मात्र उम्मीद है कि यहां से ज्यादा कितना बेचेंगे वो। अब तो शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, ये हम उम्मीद करके चल रहे हैं। मतलब इसके पीछे बहुत कोई पुख्ता रीजंस नहीं है कि क्यों आ गई शॉर्ट कवरिंग, लेकिन चूंकि 15% की होल्डिंग हो गई है तो यहां से ज्यादा अब मुझे लगता नहीं कि एफआईज बेचेंगे, अपनी पोजीशन को ट्रिम करेंगे। मे बी वो बाइंग करने की कोशिश करें, थोड़े वैल्यू बाइंग भी बाजार में वो कर सकते हैं एफआईज की, ठीक है, सही लेवल्स पे अगर स्टॉक्स मिल रहे हैं, अगर अच्छी कंपनीज मिल रही हैं तो बाइंग करेंगे। तो आज का सेशन, आज की ओपनिंग एक बार अगर आप देख लीजिए, और उसके बाद ओपनिंग के मुझे लगता है कि 15 से 30 मिनट बाद ही कोई रणनीति इंडेक्स पर बनानी चाहिए, अदरवाइज उसके पहले थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मोड रख के बाजार में आपको चलना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है वेट एंड वॉच की जो है सलाह आ रही है। पहले 30 मिनट पे वॉलेटिलिटी बहुत रहेगा, निफ्टी बैंक लीजिए या निफ्टी लें। लेकिन चलिए अब हमारे गेस्ट के बाद जुड़ते हैं। हरीश जुजारे जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, और सीए तपन दोषी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। सबसे पहले तपन जी से ही शुरुआत करते हैं। तपन जी, सबसे पहले अर्निंग्स पे नज़र डाल देते हैं, क्योंकि अर्निंग्स पे ही जो है 3 अर्निंग्स है जिस पे पूरी बाजार की जो है चाल निर्भर है शुरुआती स्तर पे। तो एटलीस्ट सबसे पहले रिलायंस को एक बार नज़र डालते हैं। किस तरह लग रहा है ये अर्निंग्स का इम्पैक्ट, अगर थोड़े थोड़े आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सब पे अगर आपकी थोड़ी राय ले तो। सर जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, रिजल्ट सीजन तो स्टार्ट हुआ तो वीक था, लेकिन जो ये रिजल्ट आए रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, वो ठीक ठाक थे। रिलायंस ऑफ कोर्स आउट परफॉर्मेंस नहीं दिया है, लेकिन ओके ओके टाइप्स ऑफ नंबर थे, इन लाइन थे। थोड़े कुछ जगह पे वीकनेस थी, लेकिन ठीक ठाक थे। अभी भी अगर आप लोग प्रोस्पेक्ट देखें रिलायंस बैंक का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ना, तो लग रहा है कि 26-27 में काफी रिकवरी आएगी, खास करके रिफाइनरिंग नो मार्जिन में आएगी, पेट्रोकेमिकल मार्जिन भी वो बोल रहे थे स्टेबल हो जाएगा, और खास करके टेलीकॉम आरपू लग रहा है कि यहाँ से ग्रोथ होगी। ऑफ कोर्स प्राइसिंग में बढ़ोतरी होगी, तो बोल रहे हैं कि 10 से 13% का आप कह सकते हैं कि हाइक हो सकता है आगे जाके कुछ 3-4 महीने के बाद। इवन अगर हम लोग बात करें ग्रीन एनर्जी का भी काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स उन्हें बोले, तो उस सब ये सब एंगल देख के ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक था। ऑफ कोर्स आउट परफॉर्मेंस टेलीकॉम ना उनके जियो ने ज्यादा दिया है, लेकिन बाकी सब मिक्स बैग रहे सेगमेंट। बट ओवरऑल आई एम पॉजिटिव। तो थोड़ा अगर यहाँ से नीचे भी आता है, आई थिंक इट विल बी अ गुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म। और आगे जाके किस तरह से डीमर्जर होगा उस पर हमें खास देखना पड़ेगा। जब हम लोग एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट ऑफ कोर्स वो थोड़े प्रॉफिट बढ़े हुए थे। उसके रीजन हमको भी पता है कि वो एचडीबी फाइनेंशियल के वजह से, लेकिन उन्होंने सामने सेट ऑफ के लिए प्रोविजन अपना बढ़ा दिया। रिजल्ट ओके थे, कहे तो प्रॉफिटेबिलिटी में जंप उसके वजह से आता है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ भी अगर देखें एनआई ग्रोथ का 5.4% है, वो नॉर्मली उतना होता है इनका। सो अकॉर्डिंग टू द इनलाइन था। अगर एनालिस्ट की बात करें और हम लोग ओवरऑल निम की भी बात करें, तो आगे जाके 3.4 3.5 के आसपास स्टेबल निम रह सकता है। मार्जिन भी इंप्रूवमेंट ऐसा लग रहा है यहाँ जा से होगा। अभी वो जो पोस्ट मर्जर की बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, वो काफी अभी स्ट्रीमलाइन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आगे जाके भी ये जो बोनस शेयर भी इशू है, तो ये एक स्टेबल परफॉर्मेंस थी। ऑफ कोर्स लेना है तो थोड़ा नीचे आके अगर मिलता है, तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक थोड़े लंबे समय के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक जो पूरा आउट परफॉर्मेंस था, आप देखिए जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट विद इन द बैंक्स। ऑलमोस्ट प्रॉफिट भी 15% बढ़ा। मेनली वो बोल रहे हैं कि डबल डिजिट का यहाँ से लोन ग्रोथ होगा, मार्जिन स्टेबलाइज होगा, और एसेट क्वालिटी भी काफी इंप्रूवमेंट है। तो मेरे हिसाब से प्रोविजन भी अगर जिस तरह से उन लोगों ने प्लान किया, आई थिंक वो कंपैरेटिवली इन लाइन है। लोन बुक भी बोल रहे हैं कि 12% से ग्रो होगी, जो एचडीएफसी बैंक और बाकी सब ने ना इतना प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं दिए। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक इज द क्लियर विनर। लेकिन हाँ, मिले जुले रिजल्ट थे, लेकिन खराब भी नहीं थे तीनों के। तो अकॉर्डिंगली आईसीआईसीआई बैंक ऑफ कोर्स विल बी द फर्स्ट वन। ठीक है, आईसीसी बैंक पिक ऑफ द लॉट इस अर्निंग्स में, और इससे बाजार को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, देखते हैं कितना सपोर्ट ये कर पाता है। लेकिन हमारे साथ हरीश जुजारे हैं। हरीश जी से समझते हैं कि आज अगर आपको स्टॉक्स में कहीं फोकस करके चलना है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हरीश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कहाँ पर आपकी रणनीति होगी, कहाँ पर पैसे बनेंगे बाजार में आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी।
और अगर देखा जाए तो फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट हमने डेढ़ लो के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो जिस तरीके से क्लोजिंग दिया है और वीकेंड में हमने बड़े दिग्गज कंपनी के रिजल्ट्स भी देखे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिले। लेकिन मुझे लग रहा है कि निफ्टी में जिस तरीके से ब्रेकडाउन दिया है स्टॉक इंडेक्स, तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा बिकवाली देखने मिल सकता है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन अभी तो साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 का है, वहां पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। और मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन बन रहा है 24,850 के अराउंड। तो ये मेजर रेंज रहेगा आज के लिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर लेवल से सेलिंग देखने मिल सकता है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन प्रिसाइजली 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही क्लोज किया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, मुझे लग रहा है कि ऊपर लेवल से इसमें भी सेलिंग देखने मिल सकता है। ऊपर अभी लग रहा है कि बैंक निफ्टी में 56,550 से लेकर 600 के लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस कैप हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि एक वीकनेस और देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। हो सकता है कि थोड़ा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक की वजह से थोड़ा बहुत मॉर्निंग सेशन में थोड़ा पुल बैक देखने मिले। लेकिन मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर बिल्कुल बना देखने मिल सकता है ऊपर लेवल से। मेरे रडार पे दो स्टॉक्स है आज के लिए, एक बाई का और एक सेल का। पहला स्टॉक रहेगा सेल। अगर सेल में देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन से बाहर निकला हुआ है फ्राइडे के दिन, और वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली गेन हो रहे हैं। और जिस तरह से मंदी मार्केट में भी सेल का स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार सेल में बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। और ऊपर टारगेट्स 145, अगर डिप मिलता है तो मुझे लग रहा है कि बाई करना चाहिए। 145 का लेवल का टारगेट्स बनेंगे और 130 टू 130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए सेल में। और दूसरा स्टॉक है, एक सेल का स्टॉक है मेरे रडार पे। दूसरा है हैवेल्स इंडिया। देखिए हैवेल्स इंडिया में कंसोलिडेशन हुआ था, लेकिन ग्रेजुअली मल्टी टाइम्स ट्राई किया कि ऊपर की ओर बाउंस करने के लिए, लेकिन फिर कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। मतलब और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी देखने मिल रहा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लग रहा है कि हैवेल्स में एक बिग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे देखना है। तो मुझे लग रहा है कि 1470 1450 के टारगेट्स के लिए वो नीचे के लेवल्स बनेंगे हैवेल्स इंडिया में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1550 का हैवेल्स। हरीश के पिक्स की बात करें तो सेल रेटिंग हैवल्स की तरफ से और बाई आया है सेल की तरफ से। लेकिन बैंकिंग पे जो है नज़र है, खास करके एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए हैं। और उसकी और डिटेल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे आदित्य शाह, जो फाउंडर है हरक्यूलिस एडवाइजर्स पे, और इनकी जो है बैंकिंग सेक्टर पे बहुत अच्छी पकड़ है। गुड मॉर्निंग आदित्य। अगर हम बात करें तो एक एक करके बात करते हैं, पहले एचडीएफसी बैंक और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक। पूरी तरह एक बार अर्निंग्स की रिव्यू बताएं, आपकी क्या जो है स्टडी कह रही है। तो अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो लोन ग्रोथ जो है नियरली अबाउट 5% की है। डिपॉजिट ग्रोथ काफी शानदार 16-17% के आसपास आई है। और अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करें तो कुछ डिटोरिएशन देखा गया है एसेट क्वालिटी में। बैंक ने कुछ 10,000 करोड़ का कंटीजेंट प्रोविजन बनाया है। जो एचडीबी फाइनेंशियल के सेल से बैंक को 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ था, उससे बैंक ने कंटीजेंट प्रोविजन बनाए। तो एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा डिटोरिएशन है। मार्जिन जो है वो बैंक के इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। कंसर्निंग बात है। बैंक ने कहा है कि वो लोन ग्रोथ बढ़ाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन, पर जब तक मार्जिन इम्प्रूव नहीं होंगे तो तब तक कोई भी मटेरियल मूवमेंट नहीं आएगा स्टॉक में। तो काफी स्टडी रिजल्ट थे एचडीएफसी बैंक के। और मार्जिन इम्प्रूवमेंट और लोन ग्रोथ फ्यूचर में इम्प्रूव होगा तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा स्टॉक प्राइस के ऊपर। फिलहाल स्टॉक प्राइस के ऊपर कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं देखा जाएगा। थोड़ा सा नेगेटिव है एसेट क्वालिटी का डिटेरियोरेशन। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, यहाँ पे तो अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिल रही है एज पर एनालिस्ट। आपका क्या व्यू है? काफी शानदार रिजल्ट थे। लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों 12% के आसपास आए थे। एसेट क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं था, बट स्टेबल थी एसेट क्वालिटी। तो मेरे हिसाब से मार्केट लीडर अब आईसीआईसीआई बैंक हो गया है और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट काफी शानदार हैं। मैनेजमेंट ने कहा है कि वो फ्यूचर में लोन ग्रोथ को भी एक्सेलरेट करेंगे। सो मेरे पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम आईसीआईसीआई एंड आईसीआईसीआई विल स्टॉक प्राइस विल स्लोली एंड स्टडीली कंटिन्यू टू डू एक्सट्रीमली वेल। धन्यवाद आदित्य, आपकी इंपॉर्टेंट व्यूज़ आई दोनों एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है हमारी बातचीत के सिलसिला बाजार पे चलते रहेगी।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है पावर ट्रेड में। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट्स तपन दोषी हैं, इसके अलावा हरीश जुजारे हैं और एक और दिग्गज एक्सपर्ट को अपने शो में शामिल कर लेते हैं, वो हैं सौमिल मेहता। सौमिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बहुत ही क्रूशियल डे आज का, क्योंकि वीकेंड पर भर भर के हम कहेंगे कि कंपनियों के तिमाही नतीजे आए हैं। जरा बताइए कि आपका फोकस बाजार में आज कहां पर है और क्या ट्रेड करने की आप सलाह देंगे? ओवरऑल अगर आप देखें, निफ्टी में लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। लास्ट टू लास्ट वीक 25 330 का जो लो तोड़ा था, दैट वाज वेरी क्रूशियल, एक्सट्रीमली क्रूशियल। और वो लो तोड़ने के बाद 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे एक क्लोज दिया था। उसके बाद ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स जैसे रिलायंस है, भारती है, लार्ज कैप स्टॉक्स, उन्होंने लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू किया। तो ओवरऑल अब ट्रेंड यहाँ से शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रहता है। यहाँ पे जो नीचे में जो टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 24,700 और 24,500 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द वेरी शॉर्ट टर्म। दैट डज नॉट मीन कि यहाँ से मीडियम टर्म आउटलुक बहुत ज्यादा चेंज हो गया। मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी इंटैक्ट है, पॉजिटिव है, और हम हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहे हैं ऑन द वीकली चार्ट्स, ऑन द मंथली चार्ट, सो विच इज अ वेरी गुड साइन। जो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, दैट इज 24,100, दैट विल बी अ वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट इन द मीडियम टर्म आउटलुक। जो हमने पूरी रैली देखी 21,700 से ऊपर में 25,700 तक, ये पूरी की पूरी रैली जो हमने 4-5 महीनों में देखी, इट वाज अ वेरी शार्प रैली। और ये पूरी रैली का अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है, एक पॉज है, विच इज वेरी हेल्दी फॉर द स्टॉक मार्केट। हमारे सबके लिए बहुत हेल्दी है। तो ये छोटा सा कंसोलिडेशन, छोटा सा पॉज या आप करेक्शन कह लीजिए, ये करेक्शन एक्सपेक्टेड है और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मीडियम टर्म में बहुत अच्छा रहेगा। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ तोड़ी है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। आज मुझे लगता है कि 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ही सीधा हम खुलेंगे, विच इज 56,250, तो उसके नीचे ही हम खुलेंगे। तो मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं बैंक निफ्टी के, वो अराउंड 55,500 और 55,100, ये जोन के आसपास शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 20 डेली मूविंग एवरेज पे रहेगा, विच इज अराउंड 56,950, और उसके ऊपर जो प्रीवियस स्विंग हाई है, दैट विल बिकम अ वेरी वेरी क्रूशियल रिवर्सल पॉइंट, अगर कह सके हम, 57,350 का। सो ये बहुत क्रूशियल लेवल्स हैं। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव व्यू है फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ, और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, ये रणनीति हो गई, लेकिन चलिए शरद के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं आज के लिए। शरद, बताइए कहाँ पर फोकस है? रिलायंस को लेकर, आईसीसी बैंक को लेकर, एचडीएफसी बैंक को लेकर किस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं और उससे क्या ट्रेंड निकल रहा है? तो बिल्कुल, ब्रोकरेजेस की माने तो यहाँ पे मिले जुले संकेत ब्रोकरेजेस से भी आ रहे, तो कोई क्लियर ट्रेंड जो है स्थापित नहीं हो पा रहा। मैक्वारी एक साइड में कह रही है कि Q1 अर्निंग्स जो एस्टिमेट को बीट किए हैं, एक इन्वेस्टमेंट गेन्स देखने मिला है। मॉर्गन स्टैनली जो है बुलिश है, न्यू एनर्जी टेलीकॉम और बैलेंस शीट उसको लेके मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे इंटरेस्टिंगली वो अपनी अर्निंग्स और पैट दोनों घटा रहे हैं। नोवामा जो है बुलिश है उनके न्यू एज एनर्जी बिजनेस को लेके। तो कोई क्लियर ट्रेंड्स जो है फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस से आ नहीं रहा है। बर्नस्टाइन की बात करें एचडीएफसी बैंक की तरफ से, तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी बुलिश नज़रिया ज़रूर बन रही है। हालांकि आप कह सकते हैं निम कंप्रेशन पे जो है यहाँ पे कमेंट्री जो है मिले जुले आ रहे हैं। एंटीक की बात करें तो अभी भी इनका प्रेफर्ड पिक रहने वाला है बड़े प्राइवेट बैंक्स को लेकर। और बर्नस्टाइन की बात करें अगर आईसीआईसीआई बैंक पे, तो यहाँ पे ऑफकोर्स पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है और अक्रॉस पैरामीटर्स अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए ब्रोकरेजेस ने बड़ा थम्स अप दिया है, बट मिक्स्ड रहा है अगर आप एचडीएफसी बैंक या रिलायंस के बारे में बात करें तो। और जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे की बात करें तो यहाँ पे नतीजे इनलाइन या स्ट्रॉन्ग देखने मिले और एक माइनर टारगेट प्राइस की जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। और आप कह सकते हैं 4-5 से लेकर 10-15% तक जो है यहाँ पे आपका टारगेट प्राइस बढ़ा है। बट नेट जेएसडब्ल्यू स्टील और आईसीआईसीआई बैंक के लिए ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक और रिलायंस के लिए मिले जुले संकेत डोमेस्टिक या फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस से देखने मिल सकता है।
आप ये तो आपके हो गए आपके पूरे ब्रोकिंग रिलेटेड जो है अर्निंग्स रिलेटेड जो निफ्टी के वो हम आपको सब बताए हैं जहाँ पे आज मूवमेंट्स आ सकता है। लेकिन अब जो है बात कर लेते हैं सोमिल के पिक्स को लेके। सोमिल जरा अपने पिक्स बताएं। मेरा पहला पिक है इटर्नल। इटर्नल में मुझे लगता है कि एक शार्प करेक्शन आ सकता है बिकॉज एक अपवर्ड स्लूपिंग ट्रेंड लाइन नीचे टूटी है। 20 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया है ये स्टॉक ने। ऊपर में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 263 पर रहेगा और टारगेट रहेंगे 245 पर। मेरा दूसरा पिक है IRCTC। IRCTC 200 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू किया है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश सेल सिग्नल है। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो प्रीवियस स्विंग लोज हैं वो भी रीटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट्स 745 के रहेंगे और 781 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपके पिक में इटर्नल है और अर्निंग स्पेसिफिक भी अगर हम बात कर लेते हैं तो आपकी जो राय रिलायंस पे क्या रहने वाली है, टेक्निकली कैसा साउंड कर रहा है? ऑफकोर्स हमने देखा था कि उनके रिकॉर्ड हाई लेवल से थोड़ी करेक्शन आ रही थी पिछले 1 से 2 हफ्ते में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी थोड़ी सी गिरावट आई है, तो आपको टेक्निकल चार्ट्स क्या सजेस्ट करे रिलायंस को लेके? सोमिल कि रिलायंस ने लास्ट 3 से 4 महीनों में जो रैली पूरी की 1115 से बॉटम बनाकर ऊपर में 1550 का जो हाई बनाया, ये पूरी की पूरी रैली का अब ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। वीकली नेगेटिव क्लोज हमें मिला है लास्ट वीक। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। रिलायंस ने 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे भी एक क्लोजिंग दिया है। मैं समझता हूं कि 20 डेली मूविंग एवरेज विल बी अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस विच इज अराउंड 1500 और ऊपर में और एक स्विंग हाई है विच इज 1525। ये दोनों रेजिस्टेंस रहेंगे। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें इन द वेरी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में मुझे नेगेटिव लगता है और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि नीचे में 1400 के आसपास के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं विच इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर रिलायंस। ओवरऑल अगर आप देखें मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव रहता है। शॉर्ट टर्म में ही थोड़ी सी नेगेटिविटी है, शॉर्ट टर्म में ही थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक इट इज अ वेरी गुड सेटअप फॉर अ पोजिशनल ट्रेड। बाई रहेगा सेल ऑन राइज अगर आप कहते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे, तो रिलायंस पे जो है ऑफ कोर्स जो है ये इंपॉर्टेंट राइज सोमिल की तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है हमारे गेस्ट एडिटर ऑफ द डे जो हैं वो भी रहने वाले और ऑफ कोर्स ओपनिंग ट्रेड्स क्या रहेगी उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ये रोशनी का सफर दिलचस्प है, दिलचस्प है। हम सूरज से सिर्फ बिजली नहीं बनाते हैं, खुशहाली को देश के कोने कोने तक भी पहुंचाते हैं। ये रोशनी का सफर अदानी, हम करके दिखाते हैं। My Lenovo AI says 2 degrees और swing हो सकता है. You can do more with your wrist. क्या ऐसे? Let me simulate. Push the ball with your wrist. टीम के लिए महत्वपूर्ण समय, उन्हें विकेट की जरूरत है। Yes! All round, जबरदस्त swing। Lenovo, damn the odds. स्वागत है आपका पावर ट्रेड में और ऑफ कोर्स अर्निंग स्पेसिफिक जो है सारा न्यूज़ फ्लो लार्जली देखने मिल रहा है। लेकिन अर्निंग्स के अलावा भी इरकॉन को एक बड़ा ऑर्डर आया है, लगभग आप कह सकते हैं 1100 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर MMRDA के तरफ से देखने मिला है। हरीश, एक बार इरकॉन की चार्ट्स देखते हैं। ऑफ कोर्स देखिए बहुत दिन से जो है हमारी बातचीत रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में नहीं हो रही है। ये जो पूरा एरिया है थोड़ा कंसोलिडेशन में आ गया है, कुछ काउंटर्स में तो सेलिंग भी देखने मिली है। रेलवेज एज अ होल में कहीं लग रहा है कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक अच्छी मूव आ सकती है और इरकॉन की भी चार्ट चेक पहले ले लेते हैं। हरीश शरद जी, गुड मॉर्निंग। अगर देखा जाए तो
अगर देखा जाए तो इरकॉन में स्पेसिफिकली बात करते हैं, देखिए लास्ट कुछ दिनों से कंटिन्यूस अप ट्रेंड, एक डाउनवर्ड ट्रेंड चालू है स्टॉक में। और मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जो भी है मेजर मूविंग एवरेजेस थे उसके नीचे फिसल चुका है, लास्ट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ज्यादा कुछ स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल के लिए, मुझे लग रहा है कि और थोड़ा नीचे फिसल सकता है जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अभी जो है थोड़ी देर में जो है स्वरूप मोहंती हमारे साथ जुड़ने वाले, हमारे गेस्ट एडिटर ऑफ द डे रहेंगे। जल्द हम लौटने वाले इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका फिर से एक बार ET न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड और हमारे साथ ET न्यूज़ स्वदेश के स्टूडियो में जुड़ गए हैं हमारे आज के गेस्ट एडिटर, मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के वाइस चेयरमैन एंड CEO स्वरूप मोहंती। स्वरूप सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इट्स प्लेजर फॉर अस कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया गेस्ट एडिटर बनने के लिए। और ऐसे समय में जब निवेशकों को या फिर ट्रेडर्स को भी और म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अनिश्चितता का माहौल है, अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है, टैरिफ को लेकर कोई अच्छी खबर निकल के अमेरिका से आ नहीं रही है, FIs का भरोसा बाजार में कम हो रहा है। जरा बताएंगे सर कि आज हम करने क्या वाले हैं ET न्यूज़ स्वदेश पर आपके साथ। नमस्कार, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये ऑनर देने का। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा एक चेयर पे बैठूंगा एंड समझूंगा कितना मेहनत लगता है ये टीवी के सामने लाने के लिए, बट बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आपने ही बोल दिया आज का दिन का नॉर्मल शेड्यूल। हाँ, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टाइम है नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड में। एंड एक तो न्यूज़ होता है, एक निवेशक को क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके बिहेवियर से ही उनका वेल्थ ही बनता है, राइट, या बनती है। तो वेरी इम्पॉर्टेंट कि निवेशक ये देखें कि जबकि वर्ल्ड इतना इंटरेस्टिंग टाइम है, वॉलेटाइल तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि एवरी वॉलेटिलिटी में ही अपॉर्चुनिटी आती है और जो ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं उन्हीं का ही आगे जाके पोर्टफोलियो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म देता है या बनता है। तो उसको थोड़ा परखेंगे, क्या क्या थीम्स हैं हमें जो अच्छे लगते हैं उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। अच्छे गेस्ट्स हैं आज, उनके साथ ये जानना चाहेंगे कि एक तो आज का माहौल कैसा लगता है उनको और आगे जाके 8-10 साल में इंडिया के बारे में उनका क्या व्यू है, क्योंकि 8-10 साल में बहुत कुछ होने वाला है इंडिया में, ये ऐसे मैं मानता हूँ। और ये मैं मानता हूँ कि एवरी कंट्री का एक जोन होता है, ये 8-10 साल इंडिया का जोन है। कभी भी जब हम लोग करीब 20-25 साल से यही कर रहे हैं कि इंडिया का स्टोरी बताने की कोशिश कर रहे हैं सबसे, कभी ऐसे डेटा पॉइंट्स लेके हम इंडिया का स्टोरी बात करेंगे ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। एक होता है ये स्टोरी को मानना, दूसरा होता है ये स्टोरी को अपने जहन में लाना। जो जहन में ला देते हैं उनका ही आगे जाके एक विजन चेंज होता है। हमेशा बोलता हूँ कि बाजार आप 80,000 सेंसेक्स देख रहे हो या इंडिया एट 8 ट्रिलियन देख रहे हो, जो 8 ट्रिलियन देखेगा उनका बिहेवियर ही अलग होगा। जो 80,000 देखेंगे वो ये नॉइज़ में घुस जाएंगे, तो उसमें थोड़ा फ़र्क लाने की कोशिश करेंगे। एंड क्योंकि आप लोग इतने पावरफुल चेयर्स में बैठते हैं और आप एक न्यूट्रल चेयर पे बैठते हो, तो आप जो कहते हो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है निवेशकों के पास। तो इसके बारे में एक तो मैं भी सीखना चाहता हूँ कि होता क्या है और सेकेंडली थोड़ा चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। आप आज हम इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, सीखने वाले हैं एज एन इन्वेस्टर, एज अ गेस्ट एडिटर और बिल्कुल सारे एंगल्स रहेंगे। क्योंकि हमेशा जब भी आपसे बात होती है स्वरूप, और जब भी हम बाजार पर चर्चा करते हैं, हमेशा से भारत की ग्रोथ स्टोरी पर आपने बेट किया है। और आज हमारे पास बहुत बढ़िया लाइनअप है कॉर्पोरेट्स का, मार्केट एक्सपर्ट्स का, जिनसे आप बातचीत करेंगे। लबोलुबाब थोड़ा सा आपने बताया कि किस लाइन पर बातचीत होने वाली है, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर ही व्यू रखा जाएगा, लेकिन कहां किन किन पॉकेट्स में अगर आप कुछ टीजर दे सकें दर्शकों को, बिकॉज जो बातचीत होगी वो मेगा ट्रेंड्स पे होंगी जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कहां पे ग्रोथ आ रहा है सर, कहां पे अच्छे पॉकेट्स लग रहे हैं, मेगा ट्रेंड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ जब भी कोई वॉलेटिलिटी होती है, ऐसा थोड़ा एक माहौल बनता है, हमेशा फ्लाइट टू सेफ्टी होनी चाहिए। और सेफ्टी हमारे इंडिया के जो कोर सेक्टर्स हैं या कोर थीम्स हैं, एक इकोनॉमी ये पिलर्स पे ही आधारित होते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ा पिलर हमेशा रहा है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, BFSI। अब BFSI जब मैं शुरू किया था करियर में सिर्फ बैंक्स थे, बैंक्स एंड NBFC बने,
फिर एनबीएफसी से फाइनेंशियल्स आए, अभी पेमेंट्स इतने बड़े बन गए हैं, पॉइंट एंड नाउ डिजिटल इज सच अ लार्ज फिनटेक जो कहते हैं। पॉइंट इन मेकिंग इज थीम हमेशा एक सेकुलर ग्रोथ करता है जो, और उस पर आप पहले बैठ जाते हो तो बहुत अच्छा है। जैसे सपोज कंजम्पशन हमेशा जाना जाता था कि इंडिया एक कंजम्पशन स्टोरी था, बट इंडियंस आर नाउ मेकिंग मनी। जब ये पैसा बनता है तो आप पहले अपना एस्पिरेशन फुलफिल करते हो, ना कि आपका नीड। तो इंडिया एक अच्छा पड़ाव में है जहाँ पे एक एवरेज इंडियन इज मूविंग फ्रॉम लो एंड मिड लेवल कंज्यूमर टू मिड एंड हाई लेवल कंज्यूमर। वो एक मेगा ट्रेंड बहुत शिफ्ट होगा ना, आगे जाके 8-10 साल में बहुत चेंज हो जाएगा। आप खुद देखें द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग एंड द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग नाउ, जो गाड़ी आप चलाते थे और जो गाड़ी आप चला रहे हो आज, जो घर में आप रहते थे या घर में आप रहते, तो ये एक बहुत डाइवर्सिफाइड थीम हो गया, राइट। तो वो एक कोर एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, और इसका बहुत स्ट्रक्चरल ग्रोथ का इम्पैक्ट रहेगा ऑन द मार्केट्स आल्सो। सर ये स्ट्रक्चर जब आप बोलते थे ये लॉन्ग टर्म हो जाता है, 8 से 10 साल की। जी बिल्कुल। इंडिया ऐसा स्टोरी है ना, ये 10 साल जो बैठा नहीं बाजार में वो कमाएगा। तो मेरे ख्याल से आपने एक हेडलाइन हमें दे दी है। हाँ शरद, एक हेडलाइन दे दी है ना, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी स्ट्रक्चर। भारत 10 साल किन किन क्षेत्रों में आगे? 2035 बताइए। सेक्टर्स के नाम हम फ्लैश भी करा देते हैं। सेक्टर्स नहीं, थीम्स। हाँ बताइए। थीम्स मेरे लिए बीएफएसआई कोर रहेगा, क्योंकि आप वेट ही देख लें निफ्टी 50 में, तो बीएफएसआई नहीं चलेगा तो शायद बाजार ही नहीं चलेगा। कंजम्पशन एक री रेटिंग हो रहा है, एक बहुत अच्छा स्टोरी बन रहा है ईवी में। शायद आज के डेट में हम लोग सिर्फ कार के नज़रिए से इसको देख रहे हैं, बट ब्रॉड जो ईवी शायद एनर्जी को भी शायद आगे जाके एक एक्सपैंड करेगा। वो एक इम्पैक्ट रहेगा एज पीपल शिफ्ट देयर चॉइसेस, हर जगह इसका इम्पैक्ट। आज के डेट में जो बैटरी मेकर्स थे पहले, वर्ल्ड के बेस्ट कार मैन्युफैक्चरर्स बन गए इन द लास्ट 8-10 ईयर्स। इंडिया में भी स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, वो एक हम मान के चलते हैं। प्लस आई थिंक द कोर सेक्टर्स फ्रॉम आईटी टू, हमें तो पूरा बाजार अच्छा लगता है। प्लस और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आज डिस्कस करना चाहता हूँ सबके साथ, एक जो स्ट्रक्चरल चेंज इन द स्टॉक मार्केट, ये जो नए लिस्टिंग आए हैं बाजार, लास्ट ईयर ग्लोबली इंडिया वाज द हाईएस्ट लिस्टिंग मार्केट, और मोस्ट ऑफ द लिस्टिंग जो आ रहे हैं मिड एंड स्मॉल में। लोग पहले ज़्यादातर लार्ज कैप लेके बैठते हैं, बट आज के डेट में अगर पूरा बाजार आपके पोर्टफोलियो में आपको लेना आप चाहते हो तो थोड़ा बहुत शिफ्ट मिड एंड स्मॉल करना पड़ेगा, राइट। एंड अच्छे कंपनीज लिस्ट हो रहे हैं, चॉइस टू फंड मैनेजर्स बढ़ रहे हैं, तो हम पोर्टफोलियो के लेवल में हम क्या करें, ये भी एक डिस्कशन पॉइंट होगा तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। मेरे ख्याल से अभिषेक भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। अभिषेक जी। अभिषेक मानसी, कविता निश्चित तौर पर बहुत ही एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन चल रहा था, मैं तो सुन भी रहा था एक दर्शक की तरह भी। लेकिन स्वरूप सर, एक चीज़ और है कि ये तमाम चीज़ें अच्छी है भारत में, यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर मैक्रोज अच्छे हैं, महंगाई कम है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के जो निवेशक है लगातार उनका भरोसा बढ़ रहा है। ये चीज़ें क्या फाइल्स को नहीं दिख रही हैं सर? लगातार वो बेच रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम उनको क्या लग रही है? प्रॉब्लम कुछ नहीं था। प्रॉब्लम अगर आप लास्ट हाफ देखें, लास्ट हाफ बहुत कुछ न्यूज़ एक साथ आए। एक तो एक स्लो डाउन आया, सेकेंडली उनका कंट्री का भी काफ़ी चेंज आया। एक जीडीपी ग्रोथ से लेके आप पूरा इन्फ्लेशन, रुपी, हर चीज़ एक साथ थोड़ा वॉलेटाइल हो गया। तभी जब ये चेंज होता है तो एक फ्लाइट टू सेफ्टी होती है। पहले फ्लाइट टू सेफ्टी होती थी कि डॉलर होल्ड करे, विच हैपेंड। एंड टू बी फेयर आई थिंक तभी आप देखें ना, उनका यील्ड जो आया था एट अ बॉन्ड लेवल ऑल्सो वाज सुपीरियर टू आवर मार्केट्स। तो हमेशा ये साइक्लिकल रहता है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, बट इस बार जो गए थे आई थिंक कुछ रीजंस थे, वो आएंगे अगर इंडिया का स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी दिखेगा, जो उनको हमेशा पता है। बट ये वैल्यूएशन कभी कभी उनके नज़र में आता है, रुपी अगर वॉलेटाइल रहेगा तो उनको तो डॉलर रिटर्न चाहिए, वो सब फैक्टर्स के वजह से शायद वेट कर रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर वैल्यूएशन के लिए कोई इंडिया में वेट करें तो इंडिया इतना चीप अवेलेबल नहीं रहेगा। एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है, वो एक ग्लोब मानता है और सबको ये स्टोरी में हिस्सा लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये मेरा बहुत इंटरनल क्या कहते हैं, बैठ गया है मेरे में। अगर आप इंडिया स्टोरी ओन नहीं करोगे तो प्रॉब्लली वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ स्टोरीज इन द वर्ल्ड आप मिस करोगे। धीरे धीरे आने लगेंगे आपके फिगर्स, अगर आप देखें लास्ट 2-3 मंथ्स में, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी आ रहे। बट और एक चीज़ मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि एफआईज हमारे लिए भी ज़रूरत है, हमारे लिए ज़रूरी है।
वो बड़े पैसे लेके आते हैं, और जो हमारा मार्केट कैप है वो मेरे हिसाब से वर्ल्ड के जस्ट 3% ऑफ द मार्केट कैप है। ये स्टोरी सिर्फ 3% भी नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। एंड शायद ये 8-10 ईयर्स में आप ये भी एक्सपेंशन आप देखेंगे, द कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट कैप में इंडिया का थोड़ा एक्सपेंशन तो होगा डेफिनेटली। स्वरूप सर, आप हमारे साथ बने रहिए, और आपकी इजाज़त से हमारे जो बाकी मेहमान हमारे साथ शो में जुड़े हैं, जरा उनके पास चलते हैं। हमारा इंतज़ार भी कर रहे हैं वो, उनसे कुछ शेयरों को लेकर व्यू लेते हैं। सोमिल भाई, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक, हम एक तरह की ही चाल देखते हैं दोनों के दोनों बैंकों से, और देखिए क्या ये इत्तेफाक है कि दोनों के जो नतीजे आए वो भी एक तरह के आए हैं, दोनों के कमज़ोर नतीजे हैं। आरबीएल बैंक की बात करते हैं, मुनाफे में करीब 46% की गिरावट है। एनआई की बात करें तो वहां पर भी 13% का ड्रॉप हमने देखा है। एक राइज हम शेयर में देख रहे थे, लेकिन पहले डेंट किया, ये क्लैरिफिकेशन आ गया कि एमिरेट्स एनबीडी, जो कि मिडिल ईस्ट का बड़ा एक बैंकिंग ग्रुप है, वो स्टेक नहीं लेगा। थोड़ा सा शेयर हमने गिरते हुए देखा। और अब ये नतीजे, आरबीएल बैंक के जो निवेशक हैं जिन्होंने लंबे समय से होल्ड किया हुआ है, अपना स्टॉप लॉस कहां पे लगा के रखें शेयर में, और आपकी सलाह क्या होगी? आरबीएल बैंक में ओवरऑल अगर आप देखें तो हार्ट ऑफ हाफ बॉटम फॉर्मेशन है। इट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर ओवरऑल। बड़ा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है अगर आप वीकली चार्ट्स देखें तो। लेकिन इन द वेरी शॉर्टर टर्म जो हमने पूरी रैली देखी फ्रॉम 147 से लेके ऊपर में 272 अभी का जो हाई बनाया था फ्राइडे का, वो पूरी रैली का एक छोटा सा पॉज है, छोटा सा करेक्शन है, और मैं समझता हूँ ये करेक्शन नीचे में 230 तक जा सकता है। सो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली नेगेटिविटी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि देयर कुड बी अ शार्प करेक्शंस फॉर सम स्टॉक्स, और कुछ में थोड़ा छोटा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। सो आरबीएल बैंक में मुझे लगता है कि नीचे में 230 के आसपास के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। जो एकदम क्रूशियल, जो बहुत ही क्रूशियल लेवल है, दैट इज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज अराउंड 204। ये स्टॉप लॉस लगाना है अगर आप एक लंबी नजरिए का व्यू रखते हैं फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, 230 तक जा सकता है, लेकिन अगर 204 के नीचे जाए तब जाके आपको थोड़ा सा व्यू अपना चेंज करना है, फिर से एक नया नजरिया लेना है इसमें। बैंक आज गिरावट पर खुलने की संकेत भी दे रहा है, प्री ओपन की शुरुआत हो गई है, देखते हैं कि कितना गिरता है वैसे। लेकिन बंधन बैंक पर एक व्यू चाहिए आपसे तपन जी, क्योंकि बंधन बैंक के भी नतीजे कमजोर है। मुनाफे में मतलब आरबीएल के मुकाबले ज्यादा गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 65% मुनाफा गिरा है। और एक और जो थोड़े नेगेटिव चीज है वो ये है कि एसेट क्वालिटी भी थोड़ी सी वीकन हुई है। हमने 175 से 185 तक शेयर को जाते हुए देखा, हालांकि प्री ओपन में थोड़ा सा ना वोलेटाइल इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। बंधन को लेकर आपका व्यू क्या है, नतीजों को आपने कैसे एनालाइज किया? जी अभिषेक जी, देखो बंधन बैंक का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप देखो तो प्रोविजन 119% बढ़ के 1100 करोड़ के आसपास है, और एनआई भी ऑलमोस्ट 8% ईयर ऑन ईयर डाउन है। तो अगर आप देखो ग्रॉस एनपीए ना उनका कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट 5% से बढ़ गया है। सो प्रॉब्लम ये है कि एसेट क्वालिटी का बहुत इशू बढ़ रहा है। अब मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि वो Q3 में एसेट क्वालिटी नो स्टेबलाइज होगी, और बोल रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ अभी ऑलमोस्ट डबल डिजिट में रहेगा, अराउंड 13 से 14%। लेकिन वही होता है कि रिजल्ट बाय रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस स्टॉक पे। ऑफकोर्स डिपॉजिट कुछ 16% से बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यही आता है ना कि जब आपका नेट एनपी और ग्रॉस एनपी इतना हायर लेवल पे रहता है, तो एक थोड़ा इंक्रीज होता है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी पूरा हिल जाता है। सो स्लिपेजेस कंट्रोल में नहीं आ रहा है वहां, और वही प्रॉब्लम है। उनको बहुत काम करना पड़ेगा, अपने क्रेडिट ग्रोथ ऑफकोर्स बढ़ाना पड़ेगा। और कासा भी देखिए आप ऑलमोस्ट 27% के आसपास है, विच इज क्वाइट लो कंपेयर टू अदर बैंक्स। सो मेरे हिसाब से बंधन बैंक इज अ कंप्लीटली नो फ्रॉम माय साइड, क्योंकि इन्होंने क्वार्टर टू क्वार्टर इतना अच्छा रिजल्ट दिए नहीं है। मेरे हिसाब से जब तक ये सब मैट्रिक जो मैंने बोले स्टेबलाइज नहीं होते, आई थिंक वन शुड अवॉइड। बंधन बैंक पे जो है अवॉइड की राय आई है तपन जी के तरफ से। लेकिन अब हमारे साथ शिवांगी साडा जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग शिवांगी, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे आज? वेरी गुड मॉर्निंग शरद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में थोड़ी बहुत करेक्टिव फेज देखने को मिल रही है, प्रेशर हायर जोन्स पे इंटैक्ट है, बट कुछ सेक्टर्स कुछ पॉकेट्स हैं जिनमें नजर रहनी चाहिए। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा बजाज फाइनेंस पर।
यहाँ पे हमने देखा है कि शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है और जिस तरह से रेजिलियंस दिखाया है इस स्टॉक ने लगातार वीकली बेसिस पे भी पिछले 10 हफ्तों से एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है और ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव जो हम देख रहे हैं वो एग्जैक्टली अपने 50 डेमा से रिट्रेस हुआ है। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेके अच्छी यहाँ पे तेजी के लिए तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। 980 के टारगेट्स हम नेक्स्ट बजाज फाइनेंस में देख रहे हैं 925 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ये बिल्कुल बजाज फाइनेंस पे जो है खरीदारी की राय है। हरीश, बीएफएसआई स्पेस पे जो है ऑफ कोर्स बहुत डेवलपमेंट्स हमें देखने मिले हैं, लेकिन कंजम्पशन स्पेस से खास करके इटर्नल पे जो है नज़र रहेगी। आज अर्निंग्स आने वाली है कंपनी, अब निफ्टी का भी पार्ट है, नए नए जो इंक्लूजन देखने मिले हैं। आप इटर्नल की चार्ज के सेटअप के बारे में बताएं। एक अच्छी जो है छोटी अपमूव जो है 240 से 260 पिछले 1.5 से 2 महीने में एक अपमूव हमने देखी है। हालांकि अब रेंज बाउंड ज़रूर है, पर रेंज थोड़ा ऊपर आ गया है। हरीश, आप किस तरह देख रहे हैं इटर्नल को अहेड ऑफ द रिजल्ट्स? शरद जी, बिल्कुल हमने लास्ट कुछ दिनों से एक रैली देखने मिला था इटर्नल में। अभी लग रहा है कि लास्ट 3-4 पिछले हफ्ते में मोटा मोटा बोल सकते हैं कि कल पिछले हफ्ते में एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। जिस तरीके से 20 डे मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म में ब्रेकडाउन दिया है, मुझे लग रहा है कि और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि मेजर सपोर्ट जोन देखा जाए तो 200 डे मूविंग एवरेज का 250 के अराउंड है। तो एक क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे 250 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक स्टॉक प्राइस नीचे की ओर फिसल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि 250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और जब तक इसके ऊपर टिका है, मुझे लग रहा है कि हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि बाइंग है तो थोड़ा होल्ड करे, लेकिन नीचे की ओर फिसल सकता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना है, थोड़ा वेट करे, नीचे डिप्स जैसे मिलता है 250 के आसपास, तो वहां पे एंट्री करने के लिए कोशिश करे। तो मेरा सपोर्ट अगर किसी के पास लॉन्ग है तो 245 का स्टॉप के साथ अभी भी होल्ड कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर फ्रेश बाइंग के लिए मैं नीचे डिप्स में बाय करने की राय दूंगा। अभी जैसे आपने बताया कि आज बिल्कुल रिजल्ट सेशन भी है, तो हो सकता है कि थोड़ा वोलेटिलिटी भी देखने मिल सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा नीचे मिलता है तो बाय करने की कोशिश करें। ठीक है, इटर्नल को लेकर ये व्यू 257 रुपए के आसपास के प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। थोड़ी सी कमजोर शुरुआत की आसार हैं इस शेयर में। इसके अलावा आज करूर वैश्य बैंक का जो शेयर है वो भी फोकस में रहेगा, क्योंकि 24 जुलाई को बोनस शेयर को लेकर कंपनी की बोर्ड बैठक है। शिवांगी जी, करूर वैश्य बैंक अगर हम इस पूरे महीने को देखें तो कंसोलिडेशन वाले फेज में ही रहा है ये बैंक। हालांकि आज थोड़ी सी तेजी हम देख रहे हैं, इसमें 2% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हो सकती है। करूर वैश्य बैंक, कोई एक्साइटमेंट है आपको इसके चार्ट्स को लेकर? जी बिल्कुल, बैंकिंग स्टॉक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकली पीएसयू और छोटे मझोले बैंक्स में हमने देखा था कि स्ट्रेंथ जो है वो आउट परफॉर्मेंस के तौर पे आ रही है। पर बैंक निफ्टी 56,500 के नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम एक स्विंग प्ले ऑफ कोर्स कर सकते हैं, पर जब तक बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि सेक्टर स्ट्रेंथ नहीं है, तब तक थोड़ा और वेट एंड वॉच कर सकते हैं। वेट एंड वॉच आप करके चल सकते हैं। जियो फाइनेंशियल भी फोकस में रहेगा, क्योंकि जियो फाइनेंशियल हमने देखा था कि एक बढ़िया रफ्तार से ये शेयर चल रहा था और 340 रुपए के आसपास तक ये चला गया था। वहां से थोड़ी थोड़ी फिर से प्रॉफिट टेकिंग आई, 320 रुपए के नीचे फिलहाल ये शेयर दिखेगा। लेकिन इसको लेकर खबर ये आई है कि इन्होंने आलियांस के साथ 50-50 री इंश्योरेंस से ज्वाइंट वेंचर किया है। तो कारोबार को लगातार ये कंसोलिडेट कर रहे हैं और अब धीरे धीरे बिजनेस की ना शुरुआत भी हो जाएगी। म्यूचुअल फंड को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, ब्रोकिंग बिजनेस को लेकर कंपनी ने काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी किए हैं और रेगुलेटर से अप्रूवल्स भी मिल रहे हैं। एक बार तपन जी, आप जरा जियो फाइनेंशियल को लेकर व्यू दीजिए। मे भी हो सकता है कि जिनको लगता है कि नहीं अब तो शेयर 350 रुपए की तरफ बढ़ गया, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, फिर से 320 रुपए के आसपास के भाव हैं जियो फाइनेंशियल के, क्या सलाह होगी आपकी? जी अभिषेक, ये देखो जियो फाइनेंशियल में आई थिंक हम लोग काफी टाइम से बात करो, मैं काफी पॉजिटिव इस स्टॉक पे, क्योंकि देखो इनके एक के बाद एक सेगमेंट में ऑपरेटिंग हो रहे हैं। जैसे आपने बताया अभी इंश्योरेंस के लिए भी इन्होंने एयरलाइंस के साथ टाई अप किया है और ब्लैक रॉक के साथ ब्रोकिंग हाउस ऑलरेडी अभी ऑपरेशन आने वाले। फंड्स में अगर देखो तो ऑलरेडी आई थिंक 15 से 20 फंड, पैसिव फंड उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर रहे हैं, तो वहां तो ऑलरेडी ऑपरेशन चालू हो गया। तो आई थिंक ये कुछ 2-3 क्वार्टर में उनके काफी सारे रेवेन्यू जनरेशन वहां आने लगेंगे। अब ये स्टॉक आप
आपको उस तरह से देखना है, कुछ 6 महीने साल का आपको देखना पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि वो है ना धीरे धीरे प्रॉफिटेबली सब में आएगा। और अभी जो उनके गाइडेंस थी जियो फाइनेंशियल ने बताया कि भाई ऑलमोस्ट लैंडिंग ग्रोथ तो 20% का वो पकड़ के चले, जो अच्छा है। ओवरऑल एयूएम ग्रोथ भी आप देख रहे हो म्यूचुअल फंड में काफी अच्छा चल रहा है। और डिजिटल बैंकिंग के में भी वो बाहर कर रहे हैं कि वो डेटा यूज करने वाले जियो से और वहां से तो रिलायंस रिटेल से, तो वहां भी वो लैंडिंग काफी अच्छी बढ़ेगी और डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ेंगे। एसेट क्वालिटी ऑफ कोर्स धीरे धीरे हमें पता है जैसे जैसे लैंडिंग होगी कि किस तरह से रहेगी, लेकिन मुझे यहाँ पॉजिटिव ये लग रहा है कि उनके जो गाइडेंस इनिशियली उन्होंने दिया था, जो उन्होंने अपना रोड मैप दिया था, वहां वो आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे हिसाब से आई थिंक 1 साल बाद आप देखना कि इनकी रेवेन्यू काफी अच्छी तरह से बढ़ जाएगी और प्रॉफिट जनरेशन में भी अच्छा खासा इजाफा होगा। तो अभी जो प्राइसिंग चल रहा है 318, आई थिंक 300 के आसपास है, ये इस लेवल पे भी आई थिंक वन शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। आई थिंक वन कैन बैट ऑन दिस। ऑफ कोर्स ये बजाज फाइनेंस का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, लेकिन आई थिंक आगे जाके कॉम्पिटिशन बढ़ेगी। लेकिन आई थिंक जियो फाइनेंशियल जिस तरह से अभी स्ट्रेचर में, जिस तरह से रोड मैप है, आई थिंक पॉजिटिव लग रहा है मुझे यहाँ से। बिल्कुल लेकर ये व्यू। चलिए बाजार के लेवल्स जो हैं प्री ओपन के सेटल हो गए हैं और जो शुरुआत हो रही है निफ्टी की वो हो रही है सिर्फ 30 अंक ऊपर। और थोड़ी सी नरम शुरुआत के पीछे की वजह ये है कि रिलायंस के शेयर में हमने देख रहे हैं कि प्री ओपन में ये करीब 0.25% नीचे सेटल हुआ है। हालांकि जो बैंकिंग के दोनों जो दिग्गज हैं वहां से आज आपको अच्छे संकेत मिलेंगे। आईसीसी बैंक करीब 1.5% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वहां पर भी 1% की मजबूती पर आज हम ओपनिंग होते हुए देख रहे हैं। और इन दोनों के दम पर निफ्टी बैंक की जो तेजी होगी, शुरुआत जो हो रही है वो करीब 350 अंक ऊपर होती दिख रही है, 56,550 के ऊपर। तो जहां से हमने बाजार को गिरते हुए देखा, कम से कम वो लेवल निफ्टी बैंक में अचीव होता दिख रहा है। तो एक धड़ा ठीक है बैंकिंग, जिसका कि कंसंट्रेशन भी अच्छा खासा है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो करीब निफ्टी बैंक और फाइनेंस दोनों मिलाकर 26% के आसपास का वेटेज दोनों के दोनों कमांड करते हैं। तो वहां से गुड न्यूज बाजार के लिए आ सकती है। और बैंकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल्स में भी आज आप मजबूती बढ़ते हुए देखेंगे। रिलायंस देखते हैं कि ओपनिंग के बाद ये किस तरह का रिएक्शन देता है, लेकिन थोड़ी कमजोर शुरुआत के आसार जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके नतीजे बाजार बंद होने के आसपास ही आए थे और हम देख रहे थे कि 1000 रुपए के ऊपर ये शेयर टिका तो हुआ था, लेकिन कोई खास हम रफ्तार देख नहीं रहे थे जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में। आज 1.5% की मजबूती पर शुरुआत के संकेत दे रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील। नंबर्स इसके अच्छे आए हैं। सोमिल जी, जेएसडब्ल्यू स्टील यहां से क्या टारगेट्स आप सुझाएंगे और क्या किसी को फ्रेश बाइंग करनी है? पोजिशनली डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज जेएसडब्ल्यू स्टील एक बड़े ट्रायंगल पैटर्न में से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। आई एम एब्सोल्युटली पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। नीचे में जो सपोर्ट्स बनते हैं अराउंड 1010 और नीचे में जो 200 डेली मूविंग एवरेज है दैट इज एट 980। तो यहाँ पर एक पोजिशनल व्यू लेकर ऊपर में डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर में जो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1073 और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि 1150 1180 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। सो बाय ऑन डिक्लाइंस फॉर अ पोजिशनल व्यू, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म व्यू। जेएसडब्ल्यू स्टील पे पोजिशनल व्यू पे बाय ऑन डिक्लाइंस, लेकिन एक और स्टील स्पेस पे स्टॉक है टाटा स्टील, इस पे हमारी नज़र है। यहाँ पे भी देखें तो कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स में जो एक अच्छी बाइंग जो है देखने के जो सिग्नल्स आ रहे हैं। शिवानगी, आप किस तरह देख रहे हैं टाटा स्टील के स्टॉक पे? यहाँ पे एक पोजिशनली या एक स्विंग ट्रेड बन सकता है? जी बिल्कुल। मेटल पैक स्पेसिफिकली स्टील स्टॉक्स में हमने देखा कि बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ थी क्लोजिंग बेसिस पे फ्राइडे के सेशन पे। और टाटा स्टील भी अपने हायर बैंड की तरफ क्लोज होते हुए दिख रहा है। काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप भी है। पिछले 11 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का नेगेशन भी होते हुए दिखा है। तो डेफिनेटली ये रडार पे रहेगा। इनफैक्ट हमने फ्राइडे के ही सेशन में देखा था कि काफ़ी एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिली है। तो यहाँ पे 168 के टारगेट्स के लिए हम इसको नज़र रख सकते हैं, 160 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। का सपोर्ट होगा, 168 रुपए का टारगेट होगा टाटा स्टील के लिए। हल्के से पॉजिटिव बायस के साथ ये शेयर आज शुरुआत करने के संकेत दे रहा है। तो चलिए बाजार की ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही मतलब सधी हुई शुरुआत है। निफ्टी 30 अंक ऊपर
हालांकि फॉल जो था करीब 150 अंकों का था शुक्रवार को, उसकी भरपाई तो नहीं हो रही है। 24,999, मतलब 25,000 पे ही बाजार खुलने जा रहा है। अच्छे संकेत बस यही है कि हाँ, उन लेवल्स को अचीव कर रहा है बाजार। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 325 अंकों की तेजी, क्योंकि आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक की शुरुआत आज बढ़िया होने जा रही है। हालांकि एक बैंक जहां पर हम कमजोरी हमने देखी थी शुक्रवार के सत्र में, और वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर था इनफैक्ट निफ्टी का भी, वो था एक्सिस बैंक। और उसके नतीजे कमजोर आए थे, हर फ्रंट पर कमजोर आए थे, चाहे आप मुनाफे की बात करें, एसेट क्वालिटी की बात करें, प्रोविजनिंग की बात करें, हर तरफ से ही नेगेटिव संकेत आए थे। और आज भी जो शुरुआत हो रही है एक्सिस बैंक की, वो कमजोर होने जा रही है। 1100 रुपए के नीचे ये शेयर आज खुलने के संकेत दे रहा है। तो होगा ये भी कि थोड़ा सा ना पोजिशनिंग चर्निंग भी होगी बाजार में, कि अगर एक्सिस बैंक वीक है, अगर आईसीसी बैंक मजबूत है, तो लोग थोड़ी पोजीशन शिफ्ट करेंगे। ये भी हो सकता है, मतलब ट्रेडर के मन में, इन्वेस्टर के मन में ये सवाल चलते हैं कि जहां सेफ्टी हो, जहां पर बेहतरी है, वहां पर स्विच कर लिया जाए। तो आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन शेयरों में आज हम देखेंगे कि करीब करीब 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती पर शुरुआत होगी। बाजार को जो थोड़ा सा ना ब्रेक लगाएंगे जिस उसकी रफ्तार पर, हम देख रहे हैं कि रिलायंस करीब 0.25% नीचे है, क्योंकि हमने आय में कमी देखी है। मार्जिन भी जो अनुमान के मुताबिक नहीं आए हैं, थोड़े से कम आए हैं आरआईएल के। और ये शेयर करीब 0.25% नीचे खुलेगा। क्या 1450 रुपये एक बढ़िया आकर्षक लेवल बनेगा रिलायंस के लिए? क्या वहां से रिवर्सल देगा? इस पर नजर रहने वाली है। लेकिन इन्फोसिस थोड़ा वीक खुल रहा है, बजाज ऑटो थोड़ा वीक खुल रहा है, आयशर में थोड़ी हमने आधे % के आसपास की कमजोरी देख रहे हैं। चलिए, शुरुआत हो गई बाजार की, और शुरुआत होने के बाद देखिए कहानी ये है कि निफ्टी ने अपनी जो तेजी है उसको घुमा दी। सपाट कारोबार, 1 अंक ऊपर या 1 अंक नीचे, यह भी फिलहाल शुरुआती ये तस्वीर दिखाई दे रही है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 325 अंक ऊपर जो लेवल सेटल हुए थे, थोड़ा सा नीचे निफ्टी बैंक भी आया है। 200 अंक ऊपर निफ्टी, 225 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिखाई देगा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक पूरा जोर लगा रहे हैं। दोनों के दोनों में 0.25%, 1.5 से 0.2% के आसपास की तेजी है। लेकिन रिलायंस है विपरीत दिशा में, और इसकी चर्चा हम सुबह के सत्र में कर रहे थे कि क्या बाजार में ऐसा होने वाला है, क्योंकि वेटेज के लिहाज से रिलायंस भी काफी बड़ा एक हैवी वेट है। 2% नीचे है रिलायंस का शेयर। रिलायंस के साथ साथ अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक भी करीब 1.25% नीचे है, इंडसइंड बैंक में 2% की कमजोरी है। कंजम्पशन में आप देखेंगे टाइटन, एमएनएम के शेयर कमजोर हैं। इसके अलावा पावर में, एनटीपीसी में कमजोरी है। और अगर आपको निफ्टी बैंक 200 अंक ऊपर दिखेगा तो निफ्टी है बिल्कुल सपाट 7 अंकों की आसपास, 2 अंक कमजोर है निफ्टी बैंक। और 50 में से सिर्फ इस वक्त 7 शेयर हैं जो मजबूती के संकेत दे रहे हैं। तो वेटेज वाला गेम पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा। अब चूंकि वेटेज एचडीएफसी बैंक का, आईसीसी बैंक का अच्छा है, तो निफ्टी बैंक में गिरावट उतनी नहीं हो रही है, और निफ्टी बैंक को स्ट्रेंथ मिलते हुए आपको दिखेगा। करीब 225 अंक निफ्टी आपको ऊपर कारोबार करते हुए इस वक्त दिखाई देगा। एक काम करते हैं, निफ्टी बैंक की जो पूरी पिक्चर है वो भी देख लीजिए। और इंटरेस्टिंग ये है कि सिर्फ यही दोनों शेयर 12 में से सिर्फ एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक ही ऊपर हैं। 1.5% से ज्यादा के गेंस दोनों के दोनों शेयर दिखा रहे हैं। लेकिन बाकी जो 10 शेयर हैं वो हैं कमजोर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, केनरा बैंक, ये तमाम शेयर आज कमजोरी दिखा रहे हैं। तो सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि इंडेक्स मैनेजमेंट आपको होता हुआ साफ तौर पर दिखेगा। और निफ्टी बैंक 56,500 के ऊपर निकल तो गया है, लेकिन इसके ऊपर अब चलने के लिए ताकत बाकी बैंकों का भी चाहिए, जो कि दिख रहा है मिसिंग। एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा है आज के सत्र में 2% की बढ़िया तेजी के साथ, और पीछे पीछे आईसीसी बैंक, जिसके नतीजे अच्छे आए थे। 0.25% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं कि आईसीसी बैंक के शेयर में भी है। कुछ शेयर अब लाल निशान से हरे निशान की तरफ वापसी करते हुए दिख रहे हैं। उसमें आपको दिखेगा कोटक बैंक, इटर्नल, मारुति, ये शेयर आपको हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वायदा में कहां पर आज एक्शन हो रहा है वो भी जरा देख लेते हैं। आज का जो एक्सीडेंट है,
आज का जो ओपनिंग का फिसड्डी है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और उसमें गिरावट है 6% की। बंधन बैंक कमजोर नतीजे 3%, ये नीचे आपको दिखेगा। आरबीएल बैंक कमजोर नतीजे, मुनाफा 46% घटा था। आरबीएल बैंक में भी हम देख रहे हैं करीब 3% के आसपास की गिरावट है। टाटा पावर में कमजोरी है, केनरा बैंक के शेयर कमजोर है। लेकिन जो शेयर सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं उसमें आप देखिए कि एचडीएफसी बैंक ऊपर है, नाल्को ऊपर है, आईसीसी बैंक ऊपर है, वेदांता, टाटा स्टील। तो मेटल और बैंकिंग ये बाजार को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि रिलायंस के साथ साथ आईटी में भी आज हम देख रहे हैं कि प्रेशर है। इन्फोसिस, विप्रो के शेयर कमजोर हैं और इसके अलावा ऑटो और सिलेक्टिव फार्मा ये बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहे हैं। ये है बाजार की तस्वीर। तो निफ्टी बैंक के जो गेंस थे करीब 300 अंकों की शुरुआत की, वो हो गए हैं 200 अंकों से भी कम के और निफ्टी है लाल निशान में। तो ये मुश्किल है कि एक नतीजा तो, दो नतीजों तो अच्छे आ गए, एक थोड़ा आके बाजार के मूड को खराब करने का काम कर रहे हैं और आईटी का सपोर्ट बाजार को मिल नहीं रहा है। सेक्टोरल पिक्चर क्या है इस पर भी नजर डालते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंकों का खेमा 1% नीचे है। ऑयल एंड गैस करीब 0.25% नीचे, निफ्टी आईटी करीब 0.5% नीचे। एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि प्रेशर है। निफ्टी फार्मा में भी 0.5% के आसपास की गिरावट है। सपोर्ट कहां से मिल रहा है? सपोर्ट आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक 0.25% ऊपर, निफ्टी प्राइवेट बैंक भी 0.25% ऊपर, रियल एस्टेट में हल्की तेजी पर कारोबार, निफ्टी मेटल 0.25% ऊपर, निफ्टी फाइनेंस 0.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। इंडिया विक्स में थोड़ी सी बढ़त है लेकिन वो बढ़त नोटिस करने वाली नहीं है। 1.5% ऊपर जरूर आपको इंडिया विक्स दिखेगा लेकिन 11.5 के आसपास के स्तर है। ज्यादा कोई चिंता की बात वहां पर है नहीं। जरा फटाफट ये भी देखते हैं कि आज बाजार में जो बड़ा एक्शन है, कौन से शेयर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कहां पर आज हम प्रेशर देख रहे हैं। तो नतीजों के बाद एमआरपीएल ये गिरा है 7%। एमआरपीएल में गिरावट है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टूट रहा है। सीएच में गिरावट है 6% की तगड़ी गिरावट है। यूनियन बैंक के शेयर में आज हम गिरावट देख रहे हैं तो ये शेयर कमजोर हैं। बंधन बैंक, सीएसबी बैंक, आरबीएल बैंक, यानी अगर आप दो बड़े बैंकों को छोड़ देना तो बाकी छोटे बैंकों का तो आज हालत बहुत खराब है। और ऐसा भी नहीं है कि उनसे कोई क्यों ले रहे हो, दिक्कत ये है। और इसके चलते आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक की जो गेंस हैं रह गए हैं सिर्फ 150 पॉइंट के आसपास के। जहां पर आज तेजी है, जहां पर बड़े मूव्स हैं, उनका भी मतलब थोड़ा अभाव दिखेगा आपको। नैल्को है 3% ऊपर, एयरकॉन को अच्छे ऑर्डर मिले थे, एयरकॉन करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। करूर वैश्य बैंक में अब बोनस को लेकर विचार होगा 24 तारीख को, तो करूर वैश्य बैंक के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। एचईजी में तेजी है। लेकिन एचडीएफसी बैंक नतीजे बहुत दमदार नहीं थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक में आप ध्यान रखिए कि बोनस इशू का भी अनाउंसमेंट हुआ है बहुत टाइम के बाद और एचडीएफसी बैंक के शेयर को हम देख रहे हैं करीब 1.5% ऊपर और ये बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। अपने साथ साथ आईसीसी बैंक को भी जोड़कर, लेकिन आईसीसी बैंक में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है और जो गेंस हो गए हैं वो 1% से भी कम के हो गए हैं। तो मेटल और बैंकिंग ये बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन देखते देखते निफ्टी बैंक के जो गेंस वो 100 अंकों से भी कम के रह गए हैं और निफ्टी है करीब 35 अंक नीचे इस वक्त। चलिए अपने सीधे एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि बाजार में अभी आपको करना क्या है, कहां बन रहे हैं ओपनिंग ट्रेड में शानदार कमाई के मौके। बिल्कुल, अब चलते हैं ओपनिंग ट्रेड के समय और सबसे पहले शिवांगी आपके ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगी? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेटल पैक में जो है वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे मेरी नज़र टाटा स्टील पे ही रीहाइड्रेट करने के लिए रहेगी। हमारा टारगेट ऑफ कोर्स 168 का है, बट हम आगे की तरफ ट्रेल करेंगे। स्टॉप लॉस को भी आगे ट्रेल करें। अब सपोर्ट जो है 162 के आसपास का लगाए और नेक्स्ट टारगेट्स जो है 170 के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और हरीश आपकी क्या रहेंगे ओपनिंग पिक्स? अच्छा, सौमिल माफ करिएगा, सौमिल आपके क्या रहेंगे ओपनिंग पिक्स? मेरे ओपनिंग पिक्स, मुझे लगता है कि मार्केट में अभी भी वीकनेस है और भी वीकनेस आ सकती है। सेलिंग प्रेशर 24,700 तक हो सकता है, दैट इज द शॉर्ट टर्म टारगेट। इंडसइंड बैंक मुझे वीक लग रहा है और यहाँ पे लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है। इंडसइंड बैंक में सेल करके चले, स्टॉप लॉस 861 पे रखें और टारगेट रहेगा 800। दूसरा कॉल है ओरेकल पे।
ओरेकल में भी बहुत सिमिलर पैटर्न है। एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, 20-40 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस है। ओरेकल में जो स्टॉप लॉस रखना है वो 8845 पे रखना है और टारगेट रहेगा 8400। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट लेवल्स पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी। तपन, बाजार जो है खुल चुका है, एंड ऑफ कोर्स अर्निंग स्पेसिफिक जो है रिएक्शंस देखने मिल रहा है रिलायंस और ओवरऑल आप कह सकते हैं बैंकिंग नेम्स में क्लियर डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। हैवी वेट्स की बात करें, HDFC, ICICI बैंक अर्निंग स्पेसिफिक सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा, लेकिन बाकी छोटे बैंक्स सब में जो है भारी गिरावट है। और ऑफकोर्स हम कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे दर्शकों को जिन्होंने RBL बैंक या बंधन बैंक पे जो है इंपॉर्टेंट जो है सलाह ली तपन से। तपन, आप किस तरह देख रहे हैं अभी मिड लेवल बैंक्स को लेके या PSU बैंक्स को लेके अभी? देखिए शरद जी, जिस तरह से ना रिजल्ट आ रहे, एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो पहले से ही परफॉर्म कर, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, पिछले अगर कुछ क्वार्टर के रिजल्ट देखे तो बहुत अच्छे आए थे। लेकिन जो मिड साइज बैंक है, RBL, बंधन बैंक ले लो, इवन इंडसइंड बैंक भी इंक्लूड कर सकते हैं। समहाउ कहीं ना कहीं वहाँ कह सकते हैं एसेट क्वालिटी डिटोरेट हो रही है और एट द एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट बोल रही है लेकिन उस तरह से ना परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सो एक्चुअली इन्वेस्टर को बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ेगा यहाँ, और जो बैंक्स अच्छा परफॉर्म है वहाँ रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि काफी इन्वेस्टर नीचे फंस जाते हैं। काफी लोगों ने अभी भी इंडसइंड बैंक में या RBL, बंधन बैंक में सोचा कि चलो बहुत कम प्राइस टू बुक वैल्यू में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, लेकिन फिर आप देखिए क्या होता है, वहीं के वहीं रहते हैं और 2-3 साल कुछ मूवमेंट भी नहीं आते। तो वो आई थिंक निवेशकों को देखना चाहिए। क्रेडिट ग्रोथ अच्छा रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं आएगा। जैसे सौरभ जी ने कहा, सर ने बोला कि नो BFSI इज अ बिग सेक्टर ऑन गोइंग और रहने वाला है, लेकिन यू हैव टू बी पिकिंग अ विनर हियर। आप ऐसे ब्लैंकेट कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और अगर आप विनर के साथ रहोगे ओवरऑल कंपाउंडिंग रिटर्न भी मिलता है ओवर द टाइम, मैंने देखा है। सो आई थिंक आप इन्वेस्टर को देखना चाहिए। एसेट क्वालिटी खास है क्योंकि एक छोटी सी एसेट क्वालिटी में चेंज आता है 1%, 0.5%, पूरा आपका NPA या पूरा प्रॉफिटेबिलिटी वाइप ऑफ हो जाए। तो सिलेक्टिव अच्छे बैंक्स में रहे और सिलेक्टिव इवन NBFC में रहे। NBFC में भी अगर आप देखो तो EU स्मॉल फाइनेंस आप देखिए किस तरह से गिरा है। वो दिख रहा है कि छोटी NBFC में अभी भी प्रेशर है, जहां जहां MFI की लैंडिंग है वहां अभी भी प्रेशर हमें दिख रहा है, और वो 1-2 क्वार्टर और दिखेगी। इससे बेटर है कि जहां कह सकते हैं ग्रोथ है कंज्यूमर फाइनेंस की तरफ या क्रेडिट ग्रोथ होम लोन फाइनेंस तरफ, आई थिंक वहां कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो सिलेक्टिव पॉकेट में कीजिए, बोथ बैंक और NBFC। सेक्टर ग्रो होगा लेकिन आपको देख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। काफ़ी केयरफुली देख के आपको बाजार में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और निफ्टी में देखिए जो गिरावट हो गई है 70 अंकों की, और एक गिरावट तब है जब HDFC बैंक और ICICI बैंक 1 से 1.5% की मजबूती पर कारोबार कर रहे हैं। तो इंडेक्स को लेकर हम थोड़ा इंडेक्स मैनेजमेंट होते हुए देख रहे हैं, और निफ्टी बैंक की जो गेंस जो 325 अंकों थे वो अब 50 अंकों से भी कम के हैं। और एक और चीज़ ओपनिंग में आप नोटिस कर लीजिए, वो ये है कि 800 शेयर अगर आज ऊपर हैं तो करीब 1600 शेयर नीचे हैं। यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 2 गिरने वाले शेयर बाजार में आपको दिखेंगे। ये तीनों स्वदेश के आज के गेस्ट एडिटर स्वरूप मोहंती सर हमारे साथ फिर से स्टूडियो में जुड़ गए हैं। स्वरूप सर, बाजार को लेकर एक बार आप जरा अपने पहले टिक दीजिए। शुरुआत हो गई है आज के कारोबार की, और जो हम इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहे हैं कि आज जो छोटे मझोले जो बैंक्स हैं वहां पर बहुत तेज सेल ऑफ है। HDFC बैंक, ICICI बैंक 1% ऊपर, 1.5% ऊपर ये कारोबार कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर बड़े बैंक हैं, ये लीडर्स भी हैं। क्या बेहतर रणनीति होगी कि जो छोटे बैंक से या फिर मिड साइज के बैंक से वहां से पोजीशन को शिफ्ट कर लें जो निवेशक हैं बड़े बैंकों में, ICICI बैंक और HDFC बैंकों जैसे बैंक में? नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग शुरुआत है, बट बिगिनिंग ऑफ द वीक है तो टू अर्ली टू फॉर्म एनी ओपिनियंस। बट ये जो अभी तक जो डिस्कशन हुआ है इतने में इतना कुछ हो गया है कि जैसे आप देखेंगे डाइवर्जेंस तो दिख ही रहा था हमें लास्ट 2-3 साल में। एंड बिजनेस लीडर्स जो हैं वो लीडरशिप मुकाम में जाने भी चाहिए। वो एक थोड़ा बहुत टू अर्ली टू से कि ऐसा होगा कि नहीं। बाजार ब्यूटी, आपने बोला कि 800 स्टॉक ऊपर हैं तो 1600 नीचे हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द मार्केट, नहीं? एंड जब भी आप सोचते हो कि आपके लिए एक स्टॉक अच्छा है, वही टाइम में किसी और को लगेगा कि स्टॉक बुरा है, तभी तो ट्रेड होता है, राइट? एंड बट हमारे हिसाब से कंसोलिडेशन ऑफ द मार्केट है। लास्ट ईयर के हिसाब से और आज के हिसाब में काफ़ी चेंज आई है मार्केट में।
एंड दैट इज़ हाउ स्टॉक मार्केट शुड बी, राइट? बट एक जो अभी जो डिस्कशन हुआ है इसमें हमारा भी हाउस हुई थोड़ा बहुत सीमित था, एज वाज अग्रीइंग विद दैट कि डाइवर्जेंस होएगा और जो लीडर्स हैं उनमें और बाकियों में शायद फ़र्क आ सकता है। कंसोलिडेशन एक लॉन्ग अवेटेड था, थोड़ा बहुत जो सैनिटी होना चाहिए मार्केट में वो भी आना चाहिए था, लेकिन अगर 2-3 साल एक सेकुलर अप ब्रॉड मार्केट जो रैली था या एक तरफा चल रहा था उसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आना चाहिए, एंड ये डिफरेंस राइटफुली कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के तरफ ही जाने चाहिए। बिल्कुल राइट। तो पूरे अभी बैंकिंग स्पेस को अगर हम देखें तो आपका व्यू ज़्यादा हैवी प्राइवेट बैंक या निजी क्षेत्र के बैंकों की ओर ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है? हम लोग का व्यू 2 साल से यही था, तो उसमें हम कायम थे, एंड लकीली अनफोल्डिंग थोड़ा बहुत चालू हुआ है। टू अर्ली इसको सस्टेन रहना पड़ेगा। ये 2-3-4 महीने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर सस्टेन रहेगा एंड ऑफ द ईयर तो काफ़ी फर्क। सर आपने डाइवर्जेंस के बारे में बात किया कि मेन और बॉय जैसे सेपरेट होते हैं, वो भी कह सकते हैं, लेकिन जो छोटे मझोले बैंक्स हैं इसमें 2 एंगल है। एक तो प्राइवेट बैंक है, इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी हो नहीं रही है, MFI स्ट्रेस का भी इशू आ रहा है। PSU बैंकिंग एज अ पैक यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑपरेशनल पैरामीटर्स इंप्रूव तो कर रहे हैं, पर क्या ये सस्टेन करेंगे? एक बार PSU बैंक्स पे आपकी नज़र चाहिए सर। PSU बैंक्स अगर हमारी होल्डिंग भी देखें, हमें होल्ड कर रहे थे, बट मोस्टली विद द लीडर्स, राइट? जब भी ये फ्लाइट टू सेफ्टी होती है ऑलवेज स्टे विद द लीडर्स। ऐसा एक बेसिक एक बोरिंग सा एक व्यू है जो हम उस पर कायम रहते हैं, बट देखिए जिसका रिजल्ट अच्छा हो, जिसका बैलेंस शीट स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ जाए, वो स्टॉक्स चलने चाहिए। एंड आई थिंक वो एक थोड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जब रिजल्ट्स के और जब मार्केट चेंज होता है तो वो एक नज़र आता है। बिल्कुल सर, कंजम्पशन को लेके भी जो है भारत का कंजम्पशन एक स्टोरी है, और आपने प्ले आउट किया कि देखिए FMCG तो रहता ही है जो हमें बहुत दिन से एज ए डिफेंसिव देखने मिले, लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कविता खास करके जोमेटो या ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं न्यू एज टेक स्टॉक्स, जहाँ पे जो Tier 1 या Tier 2 सिटीज़ हैं उनके कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग या लिविंग स्टैंडर्ड दोनों ही बढ़ रहा है। किस तरह आप देख रहे हो जो भारत का जो कहते हैं इंडिया 1 या इंडिया 2 किस तरह ग्रो कर रहा है, और वो सारे स्टॉक्स या वो वाली जो थीम है उस पर आपकी क्या नजर रहेगी? इस पर तो मेरे ख्याल से लंबी चर्चा आगे भी होने वाली है, जो 18 स्वदेश के दर्शक देखेंगे खास, लेकिन हाँ फिर भी जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। न्यू एज एक बहुत अच्छा स्टोरी है, क्योंकि न्यू एज को एनालाइज करने के लिए नए एनालिस्ट चाहिए थे, और ऐसा नहीं कि एनालिस्ट बने ये पीरियड में, क्योंकि उनके भी बिजनेसेस चेंज हुए, राइट? अगर आप उनके भी बिजनेस स्ट्रक्चर आप देखें, जो भी नाम्स आप लेके चले, जैसे वो शुरू किए थे बिजनेस, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 4-5 साल में ही उनके बिजनेसेस चेंज हुए। तो न्यू एज स्टडी करने में ही 3-4 साल लग गए। थैंकफुली हमारे कुछ अर्ली कॉल्स थे, कुछ कॉल्स ठीक गए, कुछ कॉल्स अभी भी बन रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, बट फ्यूचर न्यू एज है, इसमें कोई हमारे लिए कोई दो राय नहीं है। बट मोर इम्पॉर्टेंट जो एक डिस्कशन हो रही थी उनमें भी एक डाइवर्जेंस आएगा, राइट? ऐसा न्यू एज नहीं कि ये कोई, देखिए कोई भी, जब मैं मानता हूँ ऐसा नहीं कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप होता है, एक गुड कैप होता है, एक बैड कैप होता है। सारे सेक्टर, सारे थीम्स, सारे जितने भी, ये दोनों को फर्क करना पड़ेगा। अगर आप खुद फर्क कर सकते हैं तो बेशक चयन कीजिए डायरेक्ट स्टॉक का। अगर नहीं कर पाते हैं तो एक फंड मैनेजर के पास आइए। फंड मैनेजर से ये उम्मीद रहती है कि ये फर्क वो रखें और टाइमली रखें, राइट? वो शायद ये जो डाइवर्जेंस है वो हमेशा हर जगह दिखेंगे। किसके साथ बैठना चाहिए ये वक्त ही बताएगा। हमारा एक न्यू एज पे अर्ली कॉल था, कुछ इस पे क्रिटिसाइज भी हुए थे, लेकिन कुछ जब बिजनेस अभी टर्न हुए हैं, वही स्टॉक आ जाके हमारे पोर्टफोलियो के साथ दे रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स है, हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं, प्लस डाइवर्जेंस है। तो वॉचफुल रहना, आई थिंक वन ऑफ द एडवाइस थोड़ा एक वॉचफुल रहना था। बहुत सही एडवाइस है। तो वैसे तो लंबा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं और उसके फ़ायदे हम चर्चा में भी ला रहे हैं सेक्टर वाइज और थीम वाइज स्पेसिफिकली, पर क्योंकि जिस तरह की अनिश्चितता या गर्दिश के बादल घूम रहे हैं कुछ सेक्टर्स पर, अगर हम फार्मा एक बार बोल रहे हैं, अगर हम IT बोल रहे हैं, इनसे क्या बिल्कुल किनारा कर देना चाहिए इस वक्त? क्या सलाह होगी? तो अगर मैं आज का डेट छोड़ूं, मेरा पर्सनल परपेचुअल फेवरेट इज हेल्थ केयर। अच्छा, परपेचुअल। सर ये डोमेस्टिक की? डोमेस्टिक। इंडिया इज अ हेल्थ केयर स्टोरी और ये तो शुरुआत हुई है। आप, मैं कभी भी कोई एक थीम को इतना एग्रेसिवली नहीं एज अ सेल्स गाय नहीं बोला हूँ जितना हेल्थ केयर बोलता हूँ। एंड आप कोई भी हेल्थ केयर फंड उठा के देख लें, लास्ट 6-7 साल एक तरफा ही है।
वो हेल्थ केयर जब थोड़ा बुरा टाइम जाता है तो तभी और एक्यूमुलेट करना चाहिए, ज़्यादा टैरिफ्स हो ना हो, राइट। इंडियन हेल्थ केयर इज स्टिल वेरी चीप एट अ कंजम्पशन लेवल। जो मेडिसिन के प्राइसेस हम देते हैं इंडिया में, आप वही मेडिसिन वही जेनेरिक आप बाहर कंपेयर करें, उनका प्राइस देखें। जो हॉस्पिटल्स, द क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल्स जो प्राइस में हमें मिलता है वो बाहर जाके देखें। जो डॉक्टर्स कंसल्टेशन में जो प्राइस में हमें मिलते हैं अब बाहर जाके देखें। और डॉक्टर कंसल्टेशन में मिलते हैं, बाहर वो नहीं मिलने लगे, राइट। वेटिंग पीरियड बहुत रहता है। आप कई कंट्री में टाइम के शॉर्टेज की वजह से नहीं बता सकते। हेल्थ केयर के बारे में मैं सारा दिन बता सकता हूँ। और स्वरूप सर, देखा है कि बहुत सारे एनआरआईज भी आते हैं जो यहाँ पे अपनी सारी ऑपरेशंस करवाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग बहुत कम रहता मुंबई है। के लार्ज होटल्स में, हॉस्पिटल्स जाइए, सी द नंबर ऑफ मेडिकल टूरिज्म इज सीरियस इन इंडिया। ये शुरुआत है, राइट, बिकॉज हमारे डॉक्टर्स अच्छे हैं, हमारे फैसिलिटीज़ बेहतर बनते हुए जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ बहुत पहले मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड ने कहा था 2001-2002 में, पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस जितना बढ़ेगा उतना मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ेंगे, क्योंकि प्राइस उतना आप अफोर्ड कर सकते हैं। और मेडिकल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन तो अभी शुरुआत है, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट है, राइट। एट द लोएस्ट लेवल ऑल्सो देर इज इंश्योरेंस। तो ये सब चेंजेस जो होंगे ना 8-10 साल में इम्पैक्ट होगा। और हेल्थ केयर इज जस्ट नॉट फार्मा। आपके जो फिटनेस अभी जो शुरुआत हुई है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक पूछता हूँ आपसे। आप अगर नीचे साइकिलिंग करने जाएंगे ना, जो हम बचपन में काला वाला साइकिल में चला रहे थे, वो साइकिलिंग करेंगे तो आपका हेल्थ नहीं बनेगा। आपका एक नया साइकिल बनेगा, एक गियर बनेगा, उसके साथ कुछ कान में भी लगता है म्यूजिक के, पूरा एक इकोसिस्टम बन रहा है। देखिए, जब कंजम्पशन की आज बात हो रही है, जब 15-16 साल पहले हम कंजम्पशन की बात करते थे तो एफएमसीजी हुआ करता था। आज के डेट में फुल फ्लेजेड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। वैसे ही हेल्थ केयर जो फार्मा से शायद शुरू हुआ था, आगे जाके अभी हॉस्पिटल्स, समटाइम्स फार्मेसीज विल गेट लिस्टेड। ये जो इकोसिस्टम बन रहा है वो एक कंस्ट्रक्टिव इकोसिस्टम है फॉर द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। बिल्कुल, आपने स्वरूप सर बहुत ही ये दिलचस्प चीज़ आपने बताई कि हेल्थ केयर एज अ होल आप देखिए, और हेल्थ केयर की वैल्यू चेन में जो भी चीज़ें आती हैं वो आपके लिए आगे ग्रोथ ड्राइवर हो सकती हैं। अच्छा, हेल्थ केयर की चर्चा हो रही थी तो एक सवाल है मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहा था वो ये कि ये ट्रम्प बार बार धमकी दे देती हैं टैरिफ लगाने की कि फार्मा को हम टैरिफ करेंगे, क्या वो अफोर्ड कर पाने की स्थिति में है? एक ये पहला सवाल। और दूसरी चीज़ ये कि मान लीजिए अगर किसी को अभी बाजार में शुरुआत करनी है और 1 लाख रुपए का कॉर्पस उसके पास है और उसको डिप्लॉय करना मार्केट में, तो जरा सेक्टर एलोकेशन आप करवा सकते हैं उसका? सेक्टर एलोकेशन तो पूरा तो एक तो डाइवर्सिफाइड रखें तो बेटर है, जितना डाइवर्सिफाई करें उतना बेटर है। बट अगर सेक्टर नहीं छोड़ के अगर थीम में करूं तो वही घूम फिर के वही 3-4 जो कंस्ट्रक्टिव थीम्स हैं उसको इंक्लूड डेफिनेटली करूंगा। बैंकिंग विल बी गुड, एंड उसमें हम शायद प्राइवेट बैंक्स आज के डेट में लास्ट 2 साल से ज़्यादा फेवर कर रहे थे। हेल्थ केयर एक सेगमेंट रहेगा, आपका कंजम्पशन कोर रहेगा मेरे हिसाब से। और क्योंकि आईटी थोड़ा अच्छा प्राइस में मिल रहा है, मैं आईटी में डेफिनेटली एक एसआईपी चलाऊंगा। अगर आप पूछें तो ये प्राइसेस, शायद सबको पता है कि वर्ल्ड इज टेक, बट ये आज के माहौल में कुछ अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं। और आप क्वेश्चन टू टैरिफ्स, अगर टैरिफ्स आए और हेल्थ केयर थोड़ा टूटे तो थोड़ा और एक्यूमुलेट कर लीजिएगा। 8-10 साल की टेन्योर अगर आप रखें, और हमेशा जब कोई थीम या सेक्टर आप चूज करें तो थोड़ा लंबा रखें अपना व्यू। शॉर्ट में शायद ज़्यादातर आपका ही एडवाइस लोगों को दोहराऊंगा कि यू हैव टू चूज, बी केयरफुल इफ़ योर इन्वेस्टमेंट टेन्योर थोड़ा छोटा रहता है। जितना आप लंबा बनाएंगे उतना बेहतरीन आपका ये जो अनफोल्ड करता है एक थीम का, वो बेनिफिट आपको मिलता है। तो लंबा बैठिए ऑन दिस थीम्स, एंड वो धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करते हैं थीम्स, धीरे धीरे हर जगह। 2001 में जब बैंकिंग चालू हुआ था तो हम तब शायद टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी, तो कोई एक पोर्टफोलियो में जब बैंक लिया जाता था तो पूछा जाता था कि अरे बैंक क्यों ले रहे हैं। तब हम लोग बोलते थे आगे जाके बैंक एक टेक प्लेटफॉर्म ही बन जाएगा। आज के डेट में बैंकिंग इज अ टेक प्लेटफॉर्म, राइट। वैसे ही अनफोल्ड करता है एवरी थीम। सो सेक्टर और थीम में थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिए। सेक्टर साइक्लिकल होते हैं, थीम्स एक लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्टिव थीम बनते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया में बनना शुरू हुआ है, अगले 10-15 साल में मैन्युफैक्चरिंग भी एक स्ट्रॉन्ग थीम बन के आएगा। सो आइडेंटिफाइंग अ थीम थोड़ा अर्ली और उस पर बैठना, क्योंकि थीम्स कंस्ट्रक्टिवली ग्रो करते हैं। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से मार्केट ओपनिंग विद हमारे गेस्ट एडिटर
स्वरूप मोहंती। इस एडिशन को फिलहाल हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन बहुत कुछ है आने वाले कुछ घंटों में जो कि स्वरूप के साथ हम देखेंगे। इनफैक्ट हमारे गेस्ट एडिटर जो हैं वो मार्केट वॉइसेस के इंटरव्यू भी करेंगे। 11 बजे पुनीता कुमार सिन्हा के साथ स्वरूप मोहंती की खास चर्चा आप देखिएगा। बतौर गेस्ट एडिटर सवाल जवाब होंगे बाजार की चाल पर, और जिन थीम्स का इन्होंने जिक्र किया है, जो 10 साल का इन्होंने लक्ष्य रखा है भारत के लिए, जिन क्षेत्रों और थीम्स के बदौलत, उसकी पड़ताल होगी। और ब्लू स्टार के मैनेजमेंट बी त्यागराजन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे दोपहर 12 बजे, और स्वरूप मोहंती की खास चर्चा होगी। कंजम्पशन पर बात हो रही है, जानना चाहेंगे कि इनकी रणनीति क्या है आने वाले समय में, और किस तरह से बाजार का उतार चढ़ाव और ग्लोबल हेडविंड्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपनी रणनीति बना रही है। इसके अलावा भी बहुत कुछ पड़ताल की जाएगी हमारे आज के गेस्ट एडिटर स्वरूप मोहंती के जरिए। लेकिन फिलहाल इस एडिशन को हम यहीं पर समेटते हैं। एंड ओवर टू यू अभिषेक, शरद। कविता, बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर आज का जो दिन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, और स्वरूप सर के तमाम इनसाइट्स, उनके पूरे एक्सपीरियंस को आज हम 18 स्वदेश उसका फायदा उठाने वाला है अब पूरे दिन के दौरान। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ हैं आईसीसी डायरेक्ट के राज दीपक सिंह। राज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आई होप कि पहली बार आपसे 18 स्वदेश के इस प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हो रही है, तो आपके लिए स्पेशल वेलकम। शुरुआत कर लेते हैं आपकी कॉल से। बाजार को खुले हुए अब तो हो गए करीब करीब 25 मिनट के आसपास का समय बीत गया है, और हम देख रहे हैं कि बाजार वोलेटाइल भी है। निफ्टी बैंक भी लाल निशान में आया, थोड़ा रिवर्सल देने की फिर से कोशिश कर रहा है, 100 अंकों के आसपास की तेजी है, और पूरी तरह से इंडेक्स मैनेजमेंट होता हुआ दिख रहा है। आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के चलते करीब 1.5% ऊपर ये दोनों के दोनों शेयर हैं, और इनकी तेजी के बावजूद भी निफ्टी है लाल निशान में, करीब 67 अंकों के आसपास की गिरावट इस वक्त दिख रही है। और उसकी वजह यह है कि आईटी कमजोर है, और आईटी के साथ साथ रिलायंस भी कमजोर है। नतीजों के बाद 2.5% टूट गया है शेयर, और आ गया है 1450 रुपए के नीचे, यानी कि जहां से चल के रिलायंस ऊपर गया था 1550 रुपए के आसपास, फिर से उन्हीं लेवल के आसपास आ गया है। राज, आप जरा बताइए कि आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है, और आप क्या ट्रेड सजेस्ट करेंगे अभी? नमस्कार, धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। आज देखिए, अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट, ये दोनों अलग अलग थीम है, जो कि निफ्टी बहुत हद तक आपके एफआईज के पार्टिसिपेशन पर निर्भर करता है। तो पिछले कुछ समय से लगातार हम देख रहे हैं कि एफआईज जो हैं वो कम से कम हमारे यहाँ पर बिकवाली ही कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे समय के लिए उन्होंने थोड़ा सा कभी कभी खरीदा है, बट लास्ट 1 वीक में भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो उनका लगातार थोड़ा सा सेल ऑफ है। और अगर हम लोग डेरिवेटिव्स डेटा पॉइंट्स की बात करें तो उनके इंडेक्स में करीब 1,45,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि मिड मार्च के बाद से सबसे अधिक है। तो एक चीज तो पूर्णतया क्लियर है कि जब तक मार्केट एक ऊपर के हर्डल्स नहीं निकालता, हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव या उस तरीके के किसी बड़े तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नीचे की तरफ बड़ी मुश्किल से निफ्टी 24,800 निकला था, तो हमारे लिए 24,800 का एक लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, अगर निफ्टी उसके नीचे जा रहा है तो शायद मार्केट बाय ऑन राइज की बजाय सेल ऑन डिक्लाइन वाले मूड में आ सकता है, बट वो कहना अभी जल्दबाजी होगी। और जैसा आपने बोला कि कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो ध्यान दे रहे हैं कि किस तरीके से वो बाकी बिकवाली को या मंदी को किस तरीके से सीमित कर सके। बट इन सब के बावजूद अगर हमें ब्रॉडर मार्केट की तरफ जाना है तो निफ्टी आई स्टिल बिलीव कि हम थोड़े से कंसोलिडेशन मोड पे हैं। 24,800 के आसपास हमें एक सपोर्ट मिलना चाहिए, और वहां से हमें एक छोटा सा अप मूव शायद 25,300 की तरफ मिल सकता है। बट एक बड़ी तेजी के लिए मेरे लिए वो लेवल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब आते हैं, अगर मुझे कोई सेक्टर देखना है, कोई स्टॉक्स देखने हैं, तो जहां पर रिलेटिव रेजिलियंस मिल रहा है, जो इस मार्केट की वीकनेस में अपने आप को थोड़े से बचा पा रहे हैं जो सेक्टर्स, तो या तो वो फार्मा है और दूसरे वो केमिकल है। तो केमिकल नेम्स में अगर हम लोग जाते हैं तो मतलब सबसे पहले तो केमिकल एज ए सेक्टर अगर आप देखेंगे तो, और क्योंकि मैंने एफआईएस की पोजीशनिंग से बात प्रारंभ की थी, तो जनवरी से लेकर अभी तक जो भी हमारा पाक्षिक डेटा आता है एफआईएस का, सेक्टोरल किस तरह का उनकी बाइंग सेलिंग हुई है, तो केमिकल एज ए सेक्टर हैज सीन सिग्निफिकेंट चेंज कि आप जो है किस तरीके से बाकी सेक्टर्स में पैसा निकल रहा है और वहां पर किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, आप उसको फाइनेंशियल से मुकाबला उनका नहीं कर सकते क्योंकि वो सेक्टर बहुत छोटा है, परंतु केमिकल्स में काफी ज्यादा पैसा आ रहा है, और इवन पिछले 15 दिनों में भी वहां पर रिलेटिव
हमें इनफ्लो देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक यूपीएल जैसा स्टॉक है जो ऐसे मार्केट में भी कोशिश कर रहा है कि 700 के आसपास पहुंच जाए। 700 उसका एक बहुत बड़ा कॉल बेस है। अगर वो 700 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है ये मोमेंटम और आ सकता है। उस केस में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए 5 से 7% एक इमीडिएट अप मूव जस्ट फ्रॉम द शॉर्ट कवरिंग पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिल सकता है यूपीएल में। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे व्यूज रखे राज ने, केमिकल को लेकर भी और मार्केट को लेकर भी अपनी इनसाइट्स शेयर किए। शिवांगी जी हमारे साथ हैं। शिवांगी जी, आज हम देख रहे हैं कि एनर्जी वाला जो खेमा है थोड़ा शांत है और रिलायंस में कमजोरी है 2.5% के आसपास की। बाजार पर ये प्रेशर बना रहा है। रिलायंस अगर नीचे नहीं होता तो फिर निफ्टी को भी हमारे निशान में देख रहे होते। और इसके अलावा टाटा पावर भी 2.5% कमजोर है। कॉन्ट्रा बाइंग करनी है क्या, या फिर ट्रेंड के विपरीत जाना ठीक नहीं होगा? और कोई अगर और ट्रेड आपके रडार पर आ रहा हो तो वो आप शेयर कीजिए। जी बिल्कुल अभिषेक, हम देख रहे हैं कि ये पूरे क्षेत्र में वीकनेस बना हुआ है और बिल्कुल राय नहीं रहेगी कि कॉन्ट्रा ट्रेड ले हम। ट्रेंड इज योर फ्रेंड ऑलवेज। तो यहाँ पे ट्रेंड के साथ ही हम चले जब तक यहाँ पे एक नेगेशन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। धन्यवाद शिवांगी, आपके इम्पोर्टेंट कॉल्स हम देखने मिले। और निफ्टी भी देखे तो एक टाइप से रिकवरी की अटेम्प्ट कर रही है। तो एक बार निफ्टी का चार्ट एक बार लाते हैं सामने। यहाँ पे देखें तो डेज लो से एक रिकवरी की अटेम्प्ट आ रही है। निफ्टी का चार्ट देखें तो यहाँ पे अभी भी 25 पॉइंट गिरावट देखने मिल रही है। बट एक्सपेक्टेड है कि अगर ये जो है बाइंग देखने मिलती है तो जो रिकवरी जो है शायद हरे निशान में भी निफ्टी आ सकता है अभी भी, लेकिन कंफर्टेबली 25,000 के लेवल्स के नीचे ऑलमोस्ट 24,950 के। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा की जो है रिकवरी देखने मिले। लेकिन शुरुआत में हमने देखा ICICI बैंक, HDFC बैंक ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके ओवरऑल अर्निंग्स की बात करें तो वहाँ पे जो है आप कह सकते हैं इनलाइन या स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले थे। एक बार इन्फोसिस पे भी नज़र डालते हैं। कंपनी टेलस्टा इंटरनेशनल के साथ करार कर रहे हैं। हालांकि स्टॉक में उतना मूव नहीं आ रहा है, जिस तरह अभिषेक थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आईटी खेमे में जो है सेलिंग प्रेशर बढ़ रही है। थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी की अटेम्प्ट आ रही है इन्फोसिस में भी। लेकिन आईटी स्पेस में ऑफ कोर्स अगर हम बात कर रहे हैं तो मिड कैप आईटी स्पेस और आपके जो लार्ज कैप आईटी स्पेस है, यहाँ पे थोड़ी सी डाइवर्जेंस ज़रूर देखने मिली थी अर्निंग स्पेसिफिक। तपन, आईटी स्पेस पे जो है आपकी राय हमें पता है कि वहाँ पे थोड़ी सी आप कह सकते हैं नेगेटिव व्यू पॉइंट ज़रूर है, जिस तरह अनिश्चितता देखने मिल रही है गाइडेंस को लेके, एआई को लेके। लेकिन मिड कैप आईटी में आपको कुछ स्टॉक्स लग रहे हैं जहाँ पे आज जो है लगता है कि थोड़ी सी बाइंग देखने मिल सकती है। कोफोर्ज, परसिस्टेंस, सारे मिड कैप आईटी स्टॉक में एक रिकवरी आ रही है। परसिस्टेंस तो 1.5% ऊपर है। कोफोर्ज में भी देखिए तो एक स्पाइक आया है। LTI माइंट्री में भी एक स्पाइक देखने मिल रही है आज दिन के ट्रेड में। तो लग रहा है कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स एक रिकवरी की कोशिश जो है ट्राई कर रहे हैं। तो आप मिड कैप आईटी खेमे पे आपकी क्या नज़र रहेगी? जी शरद जी, अगर देखो ओवरऑल तो मैं नेगेटिव हूँ आईटी सेक्टर में, लेकिन अगर अगर प्रेफरेंस भी लें तो ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज टेक मिड कैप आईटी, क्योंकि मिड कैप आईटी जैसे आपने नाम बोला ना, परसिस्टेंट और कोफोर्ज ना काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और उनका अगर आप मार्जिन ग्रोथ भी देखो तो बहुत अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट 40-50% मार्जिन ग्रोथ रहा है। और प्लस अगर आप मैंने देखा है कि ओवरऑल उनका जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है। और प्लस इन दोनों स्टॉक्स में फायदा ये है कि वो काफी हद तक कह सकते हैं कि एआई तरफ मूव हो रहे हैं। काफी हद तक उनके जो भी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एआई रिलेटेड ज्यादा आ रहे हैं, और उसके वजह से आप देखो एक तरह की तेज है। प्लस क्या होता है कि अगर आप स्पेसिफिक कहते हैं ना कि सेगमेंट में अगर आप हो तो उनसे फायदा होता है। तो कोफोर्ज और परसिस्टेंट दोनों स्टॉक में मैंने देखा है कि रेवेन्यू देख ले या मार्जिन देखे अच्छा खासा इजाफा हुआ है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स स्टॉक्स बढ़ चुके हैं तो वी हैव टू वेट, क्योंकि पूरा जो आईटी सेक्टर वीक है उसकी इम्पैक्ट हम दोनों स्टॉक्स में भी देख रहे हैं। आज थोड़ी रिकवरी आ रही है, तो ये स्टॉक के जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि अगर आप देखो तो उनका पी रेशियो भी देखो कंपेयर टू अगर लार्ज कैप तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना से 2 गुना है। तो दे हैव टू डिलीवर अ वेरी गुड रिजल्ट। सो आई बी आइंग ऑन देयर रिजल्ट कि रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट टर्म मूवमेंट आ सकता है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म है तो रिजल्ट आना बहुत जरूरी। नहीं तो अगर नहीं आया तो इनको भी प्रॉब्लम ये होगा कि इनका पी रेशियो वापिस डी रेटिंग होगी। सो आई बी कीपिंग आई ऑन ऑफकोर्स मिड कैप स्टॉक कोफोर्ज परसिस्टेंट, लेकिन रिजल्ट के बाद आने के बाद वन शुड टेक अ डिसीजन। बिल्कुल, अर्निंग्स पे जो है अभी भी वेट करना होगा। जिस तरह वॉलेटिलिटी जो है दिखने मिल रही है शॉर्ट टर्म में सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में, लेकिन नज़रिया बुलिश है। इस पे तो नज़र ज़रूर रखेंगे। लेकिन आप चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन।
तो हमारे खास सेगमेंट में ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ जुड़ रहे नीलेश जैन सेंट्रम ब्रोकिंग से। गुड मॉर्निंग नीलेश, अब बताएं आपके कौन से पिक्स रहने वाले हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर फोकस है और स्टॉक जो रडार पर आया है वो है BSE। काफी अच्छा रिबाउंड हम यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस पर्टिकुलर स्टॉक में निचले स्तरों से एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक पुल बैक ट्रेड होगा, 2500 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी, जो फिलहाल 86-88 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। 65 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 110, दूसरा टारगेट 125 का होगा। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम रिस्क देखें इसकी पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर, तो इसके लॉट साइज के लिहाज से जो कि 375 का है, पर लॉट अप्रोक्सीमेटली रिस्क हो सकता है 4800 का, एंड अप्रोक्स रिवॉर्ड यहाँ पे 13,100 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल BSE इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो पुल बैक है वो हम यहाँ से 2520 से लेके 2550 तक का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए कॉल ऑप्शन लेके चलने की सलाह होगी। BSE की कॉल ऑप्शन जो है लगभग आप कह सकते हैं 86-88 रुपीज़ में बाइंग रहेगी, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 3:1 पे है, और BSE भी देखें तो आज स्टॉक 2% ऊपर है। धन्यवाद नीलेश, आप हमारे साथ ज्वाइन किए। और अगर आप वायदे बाज़ार में ट्रेड लेते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से जो है ज़रूर जानकारी लें, क्योंकि देखिए FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों का नुकसान होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लोजर है जिसको आपको नज़र में रखना होगा। लेकिन एक बार बाज़ार की रिकवरी की तरफ भी चलते हैं। आप देखिए निफ्टी जो है हरे निशान में आ चुकी है। हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि निफ्टी में जो है अच्छी मोमेंटम आ रही है, और अब देखिए निफ्टी बैंक यहाँ पे भी देखें तो एक अच्छी रिकवरी आई है। निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर की रिकवरी डेज लो से देखने मिल रही है निफ्टी बैंक। एक बार रिलायंस का चार्ट लगाते हैं फोकस पे, ऑफकोर्स 2% की गिरावट थी, जो गैप डाउन ओपनिंग खुला था रिलायंस की तरफ से, बट रिलायंस भी एक हल्की सी रिकवरी ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी 2% की गिरावट है। लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स IT सेगमेंट में भी थोड़ी अप मूव देखने मिली है, और धीरे धीरे करके सेक्टोरल मूव मेटल स्पेस में भी स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। और अब देखें कि बाज़ार अब रिकवरी मोड पे ज़रूर है। और हमने आपको पहले भी कहा था, अभिषेक ने कहा था कि नेक्स्ट हाफ एन आवर पे जो है ज़्यादा ट्रेड ना लें, जिस तरह मार्केट सेटल होते हैं। और अब देखिए धीरे धीरे करके एक रिकवरी आ रही है बाज़ार में, और ये ट्रेड भी जो है आपको जो है हमने आपको पहले बताया, निफ्टी 25,000 लेवल्स के ऊपर अब करंटली ट्रेड कर रहे हैं। अब राज, यहाँ पे ऑफ कोर्स बाज़ार में एक हल्की रिकवरी ज़रूर आई है, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट पे जो है हमारी नज़र है। आज अर्निंग्स आने वाली हैं, मिले जुले नतीजे एक्सपेक्टेशन ज़रूर है। प्राइसिंग पावर क्या रहेगा या इनके ऑपरेशनल पैरामीटर्स क्या रहेंगे, इस पे बाज़ार की सवाल रहेगी। लेकिन आज देखिए दिन के हाई लेवल्स पे आ गई है, बाइंग हो रही है 12,600 लेवल्स प्लस। राज, किस तरह देख रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पे? देखिए, because of the compliance reason, I will not be able to make any comment on UltraTech Cement. ओके, तो कंप्लायंस के कारण आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन सीमेंट स्पेस पे अगर आपको बात करनी है तो कौन सा कंपनी जो है पोजिशनली या फंडामेंटली आपको लगता है स्ट्रेंथ आएगा? अल्ट्राटेक सीमेंट पे हम ऑफकोर्स नहीं बात करेंगे। नहीं, देखिए, हमें किसी भी स्टॉक के बारे में बोलने से पहले एक अप्रूवल चाहिए होता है, जो हमने अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए या किसी भी सीमेंट स्टॉक के लिए नहीं लिया है। तो हम किसी भी स्टॉक के बारे में बता दें। एज ए सेक्टर आई कैन डेफिनेटली से कि एंटायर सीमेंट पैक दैट सीम्स क्वाइट गुड टू अस। एंड एक पुरानी कहावत थी कि जो बारिश का जो सीजन होता है वो सीजनैलिटी की वजह से हम यहाँ पर एक बड़े अपमूव नहीं देखते। यहाँ पर उसमें जो एक सीजनैलिटी नेगेटिविटी रहती है, परंतु पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द सीमेंट स्टॉक व्हेन दे टेंड टू बॉटम आउट, और उसके बाद वहां पर एक आउट परफॉर्मेंस प्रारंभ होती है। तो मेरे लिए ना बल्कि केवल जो आपके सेक्टोरल हैवी वेट्स हैं, जो आपके निफ्टी के पार्ट हैं, बल्कि वो भी नहीं, बल्कि आपके सेकेंड ईयर नेम्स भी अक्रॉस द बोर्ड एज ए सेक्टर सीमेंट हमें काफी पसंद है इसमें। तो इस पे भी नज़र ज़रूर रखने वाले हैं। और ऑफ कोर्स निफ्टी पे देखें तो अच्छी रिकवरी भी आ रही है। तपन, सीमेंट स्पेस पे जो है ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी आपसे मैं लेना चाहूँगा। आप यहाँ पे अगर आप सीमेंट पैक आपके पास अगर तपन होता तो यहाँ पे आप कौन से स्टॉक पे नज़र ज़्यादा रखते? ऑफ कोर्स अब देखिए 2 से 3 साल में इंडस्ट्री जो है कंसोलिडेशन से भी थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, फंडामेंटल्स पे ज़्यादा नज़र आ रही है, और सीजनली वीक क्वार्टर्स है, बट अगर वैल्यूएशंस अच्छे हैं तो बाई क्यों नहीं कर सकते? तपन ज़रा बताएं।
तो अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो जो आपने स्टॉक का नाम लिया ना, अल्ट्राटेक सीमेंट मेरा हमेशा टॉप पिक रहा है, क्योंकि ना उनका जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स में परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा रहा है। अगर आगे की बात करें, देखो 6-7% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर लग रहा है, सीमेंट में डिमांड भी रहेगी। ऑफकोर्स वो जो जैसे इन्होंने बोला कि ना कि सीजनली हम लोग सोचते हैं कि मानसून वीक रहता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं है। आप देखिए कि सभी सीमेंट स्टॉक में रिकवरी भी अच्छी हुई है और प्राइस डिसिप्लिन पूरे 1-2 साल तक रहेगा। और अगर आप देखो तो इबिटा पर टर्न भी जो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो जो मैनेजमेंट ने बोला है कि वहां भी 20-30% राइस आ सकता है ओवरऑल जो लास्ट टाइम हुआ था। और एट द एंड ऑफ द डे ये सभी कंपनीज, बड़ी कंपनी जैसे अल्ट्राटेक है, वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आप देखो छोटी छोटी कंपनी को एक्वायरी कर रहे हैं और जिस तरह से अदानी भी कर रहे हैं, यहाँ अल्ट्राटेक कर रहे हैं, तो एक तरह का कंसोलिडेशन सीमेंट इंडस्ट्री में हो रहा है। सो इनऑर्गेनिक कैपेसिटी नो काफी वो लोग ऐड करने वाले हैं कुछ 1-2 साल में, वो भी मैनेजमेंट ने बोला है। और ग्रीन एनर्जी यूसेज भी होगा, जब भी वो एफिशिएंसी की बात करें तो वो पहले मुद्दा आता है जब ये मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आगे थोड़ा प्राइस हाइक पार्शियली होगा। तो ओवरऑल मुझे अल्ट्राटेक यहाँ से नो अच्छा लग रहा है और जिस तरह से मार्जिन पे इंप्रूवमेंट है वो भी काबिल तारीफ है। सो ऑफ कोर्स बाय फार अगर पूरे सेक्टर की बात करें, अल्ट्राटेक विल बी माय नंबर 1 कॉल। ठीक है, अल्ट्राटेक नंबर 1 कॉल। अल्ट्राटेक मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है और अगर अल्ट्राटेक की अगर आप साइज को देखेंगे ना तो मतलब उसके मुकाबले बाकी की जो नीचे की उससे 2-3 कंपनीज हैं उनको अगर आप मिला भी दें तो उतना बड़ा मार्केट शेयर पहुंचता नहीं है। और उसके पास क्या ना एडवांटेज भी हम देखते हैं कि वॉल्यूम प्ले है और एक लीडर्स की भूमिका में लगातार रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर, उसका नाम लिया। निफ्टी में जो तेजी है 40 अंकों की है। निफ्टी बैंक अब ये डे हाई पर है। क्या कमाल की रिकवरी आई है निफ्टी बैंक में, 56,300 के नीचे गया और फिलहाल 56,670 पर कारोबार कर रहा है। तो इंट्राडे ये स्विंग बड़ा खतरनाक भी कहेंगे इसको। खैर आपको अभी नंबर्स देख के अच्छा लगेगा कि हाँ 400 अंक ऊपर निफ्टी बैंक है। साफ साफ इसलिए हमने कहा था कि नहीं अगला आधे घंटे ना बाजार खोलने के बाद उसमें थोड़ा सा वेट इन वॉच ही करना चाहिए। रिलायंस 2% नीचे, लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक ये दोनों 2% से ज्यादा के गेंस दिखा रहे हैं और बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इतना स्वदेश पर आप बने रहिएगा। आज हमारे साथ स्वरूप मोहंती सर तो है ही गेस्ट एडिटर की भूमिका में, लेकिन थोड़ी देर में आगे वाले शोज में हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में से चूज करना है नतीजों के बाद तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये आप जरूर देखिएगा। एक खास रिसर्च हम लेकर आएंगे इन दोनों शेयरों की तुलनात्मक अध्ययन को लेकर। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आईटी से सपोर्ट बिल्कुल ही गायब है। टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारे के सारे शेयर आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल हैं। लेकिन एक शेयर जो हमने देखा कि गिरा 2450 रुपए के आसपास तक, बीएसई, वहां से रिकवरी वाला जो फेज है ना बीएसई में बरकरार है और 2500 रुपए के लेवल हम देख रहे हैं बीएसई के शेयर में। तो पिछले 2-3 सत्र में जो हम देख रहे कि धीरे धीरे करके शेयर फिर से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा था, आज फिर से स्ट्रेंथ को जुटाया है बीएसई ने। बीएसई को लेकर मिस्टर राज क्या व्यू है आपका, क्या करना चाहिए शेयर में? एक बार फिर से आपने ऐसे स्टॉक के बारे में पूछा है जिसका हमारे पास अप्रूवल नहीं है, परंतु जब हम लोग कैपिटल मार्केट सेगमेंट की ऐसे बात कर रहे हैं तो फिर हाँ बताएं। एक आपसे ना सर रिक्वेस्ट है, आपके एनालिसिस सुनकर ना वाकई हमें मजा आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपसे गुजारिश है कि अगली बार जब आप आए ना तो जिनसे भी आपको अप्रूवल लेना हो प्लीज अप्रूवल आप लेके आइए सर, फिर बात करने में ना ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल। तो देखिए मैं अभी कैपिटल मार्केट सेगमेंट के पर से अगर मैं बात करूं तो कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर हमें लगता है कि वीकनेस आ चुकी है, एक राउंड की वीकनेस आ चुकी है। मैं उनको एक इमीडिएट रिकवरी, एक शॉर्ट टर्म रिकवरी के लिए मैं नहीं खेलना चाहूंगा। और उन सेक्टर्स में आई बिलीव कि इट्स मोर ऑफ ए इधर दे आर गोइंग फॉर ए लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज और वी माइट विटनेस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी वहां पर एक्सटेंड हो जाए। तो जैसे हमारा कैपिटल मार्केट्स में अगर मैं एमसीएक्स की बात कर सकूं तो एमसीएक्स में आपका जब इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स लॉन्च हुए तो उसके एंटिसिपेशन में स्टॉक जो है बाकी सारे कैपिटल गुड्स नेम से ज्यादा उसमें एक आउट परफॉर्मेंस आई।
परंतु यहाँ पर हमें क्या लग रहा है कि उसमें एक दोबारा से छोटा छोटा करके शॉर्ट एडिशंस आ रहे हैं। मैं इस स्टॉक में बहुत ज्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं करता। ये एक स्टॉक होगा जहां पर मैं शायद शॉर्ट करने की कोशिश करूं। मेरे लिए 8400 सॉर्ट ऑफ लेवल इज वेरी वेरी क्रिटिकल रेजिस्टेंस, जब या मैं उसका एक स्टॉप लॉस लेके इसको मैं बिलो 8000 और समवेयर क्लोज टू 7800 के टारगेट के लिए मैं एमसीएक्स को खेलना पसंद करूंगा। बट एज ए कैपिटल मार्केट स्पेस मेरे ख्याल से ये समय है जहां पर हमें ठीक है, ये थोड़ा सा सावधान रहने का- एमसीएक्स को लेकर रिकमेंडेशन है राज जी की। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक का समय तो हो गया है, लेकिन तपन जी आपसे हम गुजारिश कर सकते हैं कि आपने 30 सेकंड में अपना आंसर दीजिएगा। बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आईसीसी बैंक खरीदे 1450 रुपए वाला या फिर 2000 रुपए वाला एचडीएफसी बैंक, दोनों में से बेहतर आपको यहां से क्या लग रहा है? 30 सेकंड सर। हाँ देखो, अगर दोनों स्टॉक का मैं कंपेयर करूँ रिजल्ट और पिछले कुछ महीनों का बिहेवियर स्टॉक प्राइस हो, तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा बेटर लग रहा है। क्योंकि आप देखोगे उनका क्रेडिट ग्रोथ है ना, वो उन लोगों ने ऑलरेडी गाइडेंस दिया कि 12 से 14% होगा। और जिस तरह से उन्होंने एनआईआई पे भी ना बहुत ही कम इम्पैक्ट आ रहा है, निम में बहुत कम पे। तो हर एंगल में अगर एनपीए लेवल पे देखूँ, क्रेडिट ग्रोथ लेवल पे देखूँ और आगे का जो गाइडेंस दिया है, आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक विल बी मच मोर प्रिफरेबल बेट। बुक साइज भी कंपेरेटिवली छोटी है, तो आई थिंक वो मैं बेटर बेट करूंगा कंपेयर टू एचडीएफसी।